हेलो एवरीवन, मैं जनेवड़ा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जो बच्चे जेईई 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उन बच्चों के लिए आज की जो हमारी क्लास रहेगी आपका प्लस टू का कंप्लीट चैप्टर 3D ज्योमेट्री, जो कि बिल्कुल नए सिलेबस के हिसाब से, क्योंकि जेईई मेन में आपको पता है कि अब की बार सिलेबस जो है वो मैथमेटिक्स का बहुत ज्यादा रिड्यूस कर दिया, बहुत सारे टॉपिक काट दिए गए हैं। तो इसी हिसाब से मैं आपको 3D ज्योमेट्री कराऊंगा जो आपका नया सिलेबस है, क्योंकि 3D के अंदर पहले दो चीजें थी, लाइन और प्लेन, जिसमें से अगर प्लेन की बात करता हूं तो पूरा उड़ा दिया गया है। सिर्फ यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लाइन बची हुई है। तो आपको पूरी कंप्लीट लाइन और उस बेसिस जितने भी क्वेश्चन है वो पूरे कंप्लीट मैं आपको करवाने वाला हूं। तो आपको इस वीडियो को अगर जिस बच्चे ने बहुत अच्छे से देख लिया है उसको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी, प्रीवियस क्वेश्चन उसके बहुत अच्छे से हो जाएंगे। हर टाइप के क्वेश्चन मैं आपको इस क्लास में करवाने वाला हूं। तो पूरी कंप्लीट वीडियो जो बच्चा देख लेगा उसको 3D में कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं होगी। पूरा कंप्लीट चैप्टर आपका हो जाएगा एक ही क्लास के अंदर। तो देखो यार, बड़े एक अच्छे लेवल पे हम चलेंगे और एक एक चीजों को बड़ी गहराई से समझते हुए ही आगे बढ़ेंगे। तो किसी प्रकार का इफेंट बट नहीं, सीधी सी बात है कि पूरा काम हम बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि अब आपके लिए वन शॉट वीडियो एक रूटीन टाइम के अंदर है। और जब आपका जेई मेन एग्जाम होगा तो उससे पहले पहले पूरा कंप्लीट मैथमेटिक्स आपको अपने प्लेटफॉर्म पे वन शॉट के अंदर मिल जाएगा। तो देखो, सबसे पहले अगर बात करता हूं कि 3D ज्योमेट्री के अंदर सबसे पहले बात आती है कार्टेशियन सिस्टम। सबसे पहली चीजें है कार्टेशियन सिस्टम। अब आपके पास कार्टेशियन सिस्टम के अंदर ये हमारे पास कोई भी क्यूबॉइड है जो कि 3D के अंदर है। अब इसके अंदर अगर बात करते हैं, ये आपके पास एक्स एक्सिस है, इसकी बात करते हैं तो आपके पास वाई एक्सिस और ये है जेड एक्सिस। अब इसके अंदर ये आपके पास बैठा है ओरिजिन, जो कि 0 0 0। ठीक है भैया। अगर इस केस में बात करते हैं कि आपके पास ओरिजिन से ये कोई पॉइंट बैठा है यहां से, और ये हमारे पास 2 3 और 5 हमारे पास क्या हो जाएंगे इसके कोऑर्डिनेट। ठीक है। मैंने क्या किया कि आपके पास जैसे आप रूम में बैठे हो तो हम क्या करेंगे, जैसे रूम के अंदर डायगोनल मारोगे आप एक कॉर्नर से, डायगोनल कैसे लगता है वो आप डायगोनल मारोगे तो आपके पास इसी तरीके से ओरिजिन से अपोजिट कॉर्नर में मैंने मिलाया है। ठीक है। कहने का मतलब ये डायगोनल है इसका। तो मेरे पास ये पॉइंट हो जाएंगे 2 3 और 5। अगर हमारे पास एक्स और जेड प्लेन के अंदर अगर बात करता हूं, देखो यार थोड़ी बहुत प्लेन की बातें तो होती है, 3D है, सीधी सी बात है। तो अब अगर बात करते हैं तो हमारे पास देखो इसके अंदर क्या होगा, एक्स जेड के अंदर वाई जो है वो 0 मिलेगा, 2 0 5। ठीक है। अब इस चीज में एक बात बताओ, यहां से ये जो पॉइंट है इससे बिल्कुल ये परपेंडिकुलर है इधर। ठीक है। अगर परपेंडिकुलर है तो इस केस में क्या बोलेंगे कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन एक्स जेड प्लेन। किस पॉइंट का, 2 3 5 का परपेंडिकुलर। इसी तरीके से अगर बात करते हैं, मान लो इस पॉइंट से मैंने एक्स एक्सिस पे मारा तो इसमें क्या बोलेंगे, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस। किसका, 2 3 5 जो पॉइंट है उसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अगर हमारे पास इस पॉइंट का अगर मैंने वाई एक्सिस पे मार दिया, ठीक है, तो हमारे पास ये क्या होगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन वाई एक्सिस। अगर मैंने इसी का जेड पे मारा तो इसको भी क्या बोलोगे, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन जेड एक्सिस। अब यहां पे आपको पता है कि एक्स एक्सिस पे आपके पास 2 0 0, कहने का मतलब वाई और जेड क्या होता है 0। अगर बात करते हैं वाई एक्सिस में हमारे पास एक्स और जेड क्या रहता है 0। अगर बात करते हैं जेड एक्सिस में एक्स और वाई क्या रहता है 0 0। ठीक है। जेड मेरे पास क्या हो जाएगा 5। तो ये हमारे पास क्या है, कार्टेशियन सिस्टम है। एक बेसिक सी चीज है, आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, पहली चीज। अब अगर बात करते हैं आगे कि हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला ये हमारे पास ए पॉइंट है, ये हमारे पास बी पॉइंट है। डिस्टेंस सभी बच्चों को निकालना आता है, x1 - x2
का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर और अंडर रूट लगा देंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगी, ए बी की डिस्टेंस आ जाएगी। ठीक है, कई बार आपको ऐसे बैठा मिलेगा कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो देखो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, स्क्वायर है तो पॉजिटिव कर देता है, तो आपको बुक में कई बार बच्चे को मिल जाता है तो लगता है कि मेरे को गलत करा दिया। x1 माइनस x2 कर दो का होल स्क्वायर कर दो, चाहे x2 माइनस x1, सबको आगे पीछे कर दोगे तो कोई फर्क है नहीं पड़ता, सेम वैल्यू आती है हमेशा। अब अगली चीज हमारे पास आती है कि आपके पास डिस्टेंस ऑफ ए बी सी फ्रॉम एक्स एक्सिस, इस बेसिस क्वेश्चन भी बन जाता है। लेकिन बच्चा सोचेगा यार डिस्टेंस का, नहीं भैया ऐसे डिस्टेंस का नहीं, डायरेक्ट नहीं दिया होगा, ये छोटी सी है, लेकिन क्वेश्चन यहां से जेई अच्छे से अच्छा बना सकता है। अब ये बस सोचना कि जेई के अंदर सिलेबस रिड्यूस हो गया है तो आपका पेपर जो है आसान बनेगा, नहीं भैया आसान नहीं बनेगा। पेपर वैसे ही आपका एक लेवल से आएगा जो पहले लेवल था, लेकिन सिलेबस रिड्यूस हुआ है, तो इसीलिए इस चीज को बिल्कुल भी आपको 1% भी हल्के में नहीं मानना है कि नहीं अब तो पेपर आसान आएंगे। उसी तरीके से आपके कट ऑफ देखो भी कहीं ना कहीं आपकी जो परसेंटाइल बढ़ाने के लिए नंबर जो है वो ज्यादा चाहिए, तो इसलिए मेहनत अपनी कम नहीं करनी है। जिस बच्चे ने मेहनत कम कर दी वो धोखा खाएगा इस चीज में। तो आपके पास डिस्टेंस ऑफ ए बी सी फ्रॉम फुट ऑफ परपेंडिकुलर ए बी सी ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, आपके पास डिस्टेंस निकालनी है ए बी सी फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस। ए बी सी का फुट ऑफ परपेंडिकुलर है किस पे, एक्स एक्सिस पे। कहने का मतलब इस लैंग्वेज को ऐसे भी बोल सकते हैं सिंपल भाषा में कि डिस्टेंस ऑफ ए बी सी फ्रॉम ए जीरो जीरो। ठीक है, ऐसे भी बोला जा सकता है। तो अगर मेरे पास ए बी सी की डिस्टेंस निकालनी है ए जीरो जीरो से, कहने का मतलब एक्स एक्सिस से, तो आपके पास क्या होगा, देखो ए माइनस ए का होल स्क्वायर है तो ए माइनस ए जीरो हो जाएगा, तो इसीलिए आपके पास क्या बचेगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अंडर। ठीक है, तो आपके पास ये क्या आ गई, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस। वाई एक्सिस से बोलता तो मेरे पास बी क्या रहता है यहाँ पे, जीरो रहता, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अंडर रूट। अगर जेड एक्सिस से डिस्टेंस बोलता है एबीसी की, तो मेरे पास क्या रहता है यहाँ से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट में सी क्या रहता है, जीरो। सिंपल सी बात। अब आपके पास अगर दूसरी चीज डिस्टेंस ऑफ एबीसी फ्रॉम ओरिजिन से, काम की चीजें देखना, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, ओरिजिन से ये डिस्टेंस होती है। अब अगली चीज देखिएगा भैया, अगली चीज है आपके पास क्वेश्चन, इस बेसिस क्वेश्चन अच्छा है। देखियो शुरुआत की हमने, अच्छी शुरुआत की है। इफ ए स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम कोऑर्डिनेट एक्सिस हैविंग सम इक्वल टू 36, देन फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन से डिस्टेंस निकालनी है, कहने का मतलब ओरिजिन से डिस्टेंस निकालनी है, इसका मतलब हो गया कि डी निकालना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है भैया, अगर ये फाइंड आउट करना है, दिया क्या है आपको, ये चीज पे फोकस करना है, दिमाग पे थोड़ा जोर लगाएगा कि आपके पास स्क्वायर ऑफ ए डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम कोऑर्डिनेट एक्सिस हैविंग सम इक्वल टू 36। ये कहने का मतलब इस लाइन का मतलब हुआ कि आपके पास कोऑर्डिनेट एक्सिस से आपके पास पॉइंट की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर का सम 36 है। कोऑर्डिनेट एक्सिस मेरे पास एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, पता कि सर। तो सबसे पहले एक्स एक्सिस पे अगर बात करता हूं, सबसे पहली चीज एक्स एक्सिस पे, तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस की अगर बात करता हूं, कहने का मतलब डिस्टेंस ऑफ ए बी सी फ्रॉम, अभी अभी जो मैं बता के आया हूं वही चीज है, फ्रॉम क्या हो जाएगा मेरे पास, ए जीरो जीरो। एक्स एक्सिस से मेरे पास कोऑर्डिनेट यही है, इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना हो जाएगा भैया, सभी बच्चा पता है, अभी बता के आया हूं कि बी स्क्वायर प्लस है सी स्क्वायर, पहली चीज। ठीक है, अगली चीज देखिएगा, अगली चीज मेरे पास है, ये तो मैंने निकाला एक्स एक्सिस से। अगर वाई एक्सिस से डिस्टेंस की बात करते हैं, इसकी वाई एक्सिस से, तो आपके पास डिस्टेंस
ऑफ ए बी सी फ्रॉम 0 B 0। तो इस केस में कितना हो जाएगा, देखो भैया, b माइनस बी जीरो होगा, तो यहाँ पे b जीरो होगा, तो ए स्क्वायर प्लस में कितना हो जाएगा, सी स्क्वायर। ठीक है, अब मेरे पास आ गया जेड एक्सिस। जेड एक्सिस की अगर बात करते हैं, डिस्टेंस ऑफ ए बी सी फ्रॉम 0 0 C, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। ये तो आगे डिस्टेंस हर कोऑर्डिनेट से। अब इसके स्क्वायर का सम 36 है। बता गई समझ में? अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो देखो भैया, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बचेगा, स्क्वायर करूंगा तो अंडर रूट कटेगा, प्लस इसका स्क्वायर करूंगा तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, प्लस इसका स्क्वायर करूंगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और किसके बराबर दिया इसने, 36। तो अगर इस केस में बात करूंगा तो 2 टाइम हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ऐड करूंगा तो मेरे पास 36 है। अगर इतना हो जाएगा तो ये कटेगा, मेरे पास कितना बचेगा, 18 बचेगा। ठीक है, अब मेरे को चाहिए था डिस्टेंस ओरिजिन से अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो मैं क्या करूंगा भैया, अंडर रूट लगा दूंगा बोथ साइड, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू जो है वो 18 थी, अंडर रूट 18 हो जाएगा। ये आ जाएगा भैया बार 3, और अंडर रूट क्या बचेगा, 2, और ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये डिस्टेंस फ्रॉम क्या है, ओरिजिन। ये मेरे पास क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, मेरे ख्याल से सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो फटाफट वीडियो को शेयर करना है आपको पूरा इसी तरीके से। देखो, मैंने कोई होच पोच नहीं, मैंने क्या बोला है कि सीधे हम काम की बात करेंगे, और एक एक चीज कॉन्सेप्ट से, और कोई बड़ी ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी, बिल्कुल कम टाइम के अंदर आपका 3D कंप्लीट होगा, और हर चीज को हम कवर करेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे इसके अंदर। दूसरी चीज आपके पास आती है सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला अपने पास यहाँ पे क्या है, ए पॉइंट है x1 y1 z1, बी पॉइंट दे रखा है x2 y2 z2, सी कोई पॉइंट है जो ए बी लाइन को डिवाइड मारा एम रेशियो एन। तो सी कैसे निकालेंगे, तो भैया 2D में जो पढ़ के वही चीज है, इसके अंदर सिर्फ z है। तो आपको क्या करना है, m का किसके साथ, x2 के साथ, और n का x1 के साथ, m x2 n x1, आपको उनमें क्या करना है, रेशियो का सम। इसी तरीके से m का y2 के साथ प्लस में n का y1 के साथ अपॉन m प्लस n, m का z2 के साथ n का z1 के साथ अपॉन m प्लस n। तो ये मेरे पास c आ जाएगा, कहने का मतलब c के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। तो ये है सेक्शन है फॉर्मूला। ठीक है भैया, सिंपल सी चीज। अब अगली चीज देखिएगा, अब ये चीज जो आती है इस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अच्छा टॉपिक है। आपके पास आता है डायरेक्शन एंगल एंड डायरेक्शन कोसाइन। क्या है भैया, डायरेक्शन एंगल एंड डायरेक्शन है कोसाइन। तो इसके अंदर क्या होता है, इस चीज को देखना। आपके पास दिया है डायरेक्शन एंगल, तो डायरेक्शन एंगल की अगर बात करता हूं, ये आपको डायग्राम दिख रहा है। अब इस केस में अगर बात करता हूं, आपके पास ये ओरिजिन है, ओरिजिन से मैंने ये डायगोनल मारा, यहां मिला जाके जो भी डायग्राम बना के उसी तरीके से। अब आपके पास जो एंगल जो है, ये वाला जो लाइन है, वो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगी वो अल्फा है, अल्फा। अगर बात करता हूं कि इस लाइन का, ठीक है, मेरे पास अगर वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बनेगा, यहां से देखो इधर तक का पूरा बीटा। ठीक है, अगर बात करता हूं जेड एक्सिस के साथ जो है वो गामा बढ़ रहा है। ठीक है, ये आर पॉइंट को नाम देता हूं। ठीक है, और ये जो वेक्टर है ना, ये आपके पास आर वेक्टर नाम देता हूं। कितना हो जाएगा, आर वेक्टर, ओरिजिन से ओ आर। ठीक है, क्या है, आर वेक्टर। अब इस केस में अगर बात करता हूं तो आपको एक चीज देखनी है कि जो हमारे पास ये है आर जो है, ये ओ आर लाइन, ये वाला, और यहां से, ठीक है, सॉरी, इधर से,
ये तो अपने पास इधर है, इधर वाला। इस चीज को बड़े ध्यान से देखिएगा आप, ठीक है ना। ये जो है यहाँ पे 90 डिग्री बनाता है हमेशा। ये कितना बनाएगा? 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री एक्स एक्सिस के साथ बनाता है तो आपको एक ट्रेंगल दिखेगी, फेस से देखिएगा, एक ट्रेंगल दिख रही है ना। अगर इस ट्रेंगल को जो मैंने अभी डार्क की है, इसको मैं बाहर लेके आता हूं तो आपको ऐसी मिलेगी। तो आपके पास ये ओरिजिन है, ये आर है, और ये आपके पास, इसको आगे बढ़ाता हूं तो एक्स एक्सिस, ठीक है। ये क्या है? एक्स एक्सिस, और ये एंगल बना रही है 90 डिग्री। ऐसी मिलेगी आपको। अगर ऐसा होगा तो अब एक चीज देखो भैया, अब यहाँ पे मैंने क्या किया कि ये जो आर वेक्टर था, ये आर वेक्टर है, तो कहने का मतलब ये बड़ा है आर वेक्टर आपके पास। तो अगर मैग्नीट्यूड करूंगा तो मेरे पास ये डिस्टेंस आ जाएगी आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब आपको पता है कि प्रोजेक्शन फॉर्मूला लगता है यहाँ पे कि आर वेक्टर का अगर मैं प्रोजेक्शन डालता हूँ एक्स एक्सिस पे, तो मेरे पास ये जो है आर मैग्नीट्यूड कोस अल्फा, जो ये एंगल अल्फा बना रहा है, ठीक है, आर मैग्नीट्यूड कोस अल्फा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? आर मैग्नीट्यूड कोस अल्फा। ये एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है। देखो यहाँ पे लिख भी रखा है मैंने कि जो ये आपके पास डिस्टेंस रहेगी प्रोजेक्शन ऑफ आर वेक्टर ऑन एक्स एक्सिस। अब आपके पास जब मैंने प्रोजेक्शन डाला एक्स एक्सिस पे, तो आर मैग्नीट्यूड कोस अल्फा, जिसको मैंने दे दिया नाम R1। इसी तरीके से ये जो प्रोजेक्शन डालेगी किस पे? वाई एक्सिस पे, सेम ट्रायंगल बनेगी, ठीक है। अब आपके पास लेकिन एंगल चेंज होगा, अल्फा की जगह क्या होगा? बीटा। तो आपके पास देखो दूसरा केस क्या है? प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस अगर डालेंगे तो आर मैग्नीट्यूड कोस बीटा हो जाएगा, एंगल बीटा बना रहा है इसके साथ? वाई एक्सिस के साथ। ये देखिएगा, तो इसको R2 नाम दे दिया। सिमिलरली प्रोजेक्शन ऑन जेड एक्सिस, तो आपके पास आर मैग्नीट्यूड कोस गामा, जिसको नाम दे दिया R3, क्योंकि देखो इसका आर का और जेड एक्सिस का एंगल कितना है? गामा। पता कि समझ में? तो ये मेरे पास हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने अल्फा बीटा गामा का जो यूज किया, वो तो होते हैं डायरेक्शन एंगल। वो क्या कहलाएंगे? डायरेक्शन है एंगल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे भैया? डायरेक्शन है एंगल कहलाएंगे, ठीक है भैया। अब अगर ये कहलाएंगे, दूसरा चीज है कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा जो आया मेरे पास, कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा जो आया मेरे पास, वो क्या कहलाएंगे? डायरेक्शन है कोसाइन। क्या कहलाएंगे? डायरेक्शन है कोसाइन कहलाएंगे, जिसको मैं नाम दे दूंगा एल, एम और एन। कोस अल्फा एल, कोस बीटा एम, कोस गामा एन, ये रिलेशन यूज होता है, ठीक है। तो कोस अल्फा एल, कोस बीटा एम, कोस गामा एन, तो ये मेरे पास क्या है? डायरेक्शन कोसाइन। देखो डायरेक्शन कोसाइन, कोस नाम आ रहा है, तो कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा। एंगल जो मैंने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ जो बने, अल्फा बीटा और गामा। बात आ गई समझ? इन्हीं को डायरेक्शन एंगल और डायरेक्शन कोसाइन बोला जाता है। अब मेरे पास R1 R2 R3 की वैल्यू आ गई। अब हम इस केस में अगर कोई आर वेक्टर मानते हैं कि हमने लेट कर लिया कि आर जो वेक्टर था उसको किस फॉर्म के अंदर, आर वेक्टर को R1i R2j R3k कैप। अब आपके पास R1 R2 R3 की वैल्यू है, वो क्या रहेगी? आर मैग्नीट्यूड कोस अल्फा, आई जो है वो आई पड़ा रहेगा। R2 की वैल्यू थी आर मैग्नीट्यूड कोस बीटा जे कैप, आर मैग्नीट्यूड कोस गामा के कैप। पता कि सर ये क्या आ जाएगा मेरे पास? आर वेक्टर आ जाएगा। अब एक बात बताओ कि आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड का बोथ साइड में डिवाइड लगा दूं, तो इधर से, तो कहने का मतलब चाहे कॉमन लेके इधर भेज दो, चाहे दोनों साइड डिवाइड लगा दो, बात एक ही है। तो हमने चाहे कॉमन ले लिया मान लो और इधर डिवाइड में लगा दिया, तो आर वेक्टर अपॉन आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा। इधर क्या बचेगा? कोस अल्फा आई कैप, कोस बीटा जे कैप, कोस गामा की कैप। अब इस चीज का पता है कि आपने वेक्टर में पढ़ा है। जिस बच्चे ने वेक्टर नहीं पढ़ा वो वेक्टर बहुत अच्छे से कर लो, क्योंकि एक दूसरे से जुड़ी हुई चीज है। और यहां से जेई के अंदर दोनों से 4 से 5 क्वेश्चन बड़े ही बढ़ेंगे। इस चीज को आप अच्छे से समझ लो। ऐसे ना सोचो रिड्यूस हो गया तो नहीं आएगा भैया, 4 से 5 क्वेश्चन पक्के हैं, ठीक है ना। अब आपके पास ये जो है ना, ये मेरे पास किसके बराबर आ जाएगा? आर कैप के बराबर आ जाएगा।
आर वेक्टर अपॉन आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, आर कैप, यूनिट वेक्टर के बराबर। अब यहां से कोस अल्फा की वैल्यू पुट कर दी मैंने एल, कोस बीटा की एम, कोस गामा की एन। तो आपके पास आर कैप जो है वो क्या बन गया, एल आई कैप एम जे कैप प्लस एन के कैप। अगर मैं मैग्नीट्यूड करता हूं तो कहने का मतलब आपके पास ये आर कैप का मैग्नीट्यूड है जो कि यहाँ पे 1 दिख रहा है आपको। तो वो साइड मैग्नीट्यूड क्या है, तो आर कैप जो है यूनिट वेक्टर होता है और मैग्नीट्यूड कितना होता है हमेशा 1। इधर कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर अंडर रूट में। और अगर मैंने स्क्वायर हटाने के लिए बोथ साइड, सॉरी अंडर रूट हटाने के लिए बोथ साइड स्क्वायर कर दिया, तो आपके पास एल स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर जो है किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को बड़े ध्यान से देखिएगा, यूज होगा क्वेश्चन में, अभी से बता देता हूं कि एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1 के बराबर है। कहने का मतलब कोस स्क्वायर अल्फा, कोस स्क्वायर बीटा, कोस स्क्वायर गामा हमेशा क्या रहेगा, 1 रहेगा। ठीक है ना। अगर बात करता हूँ साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर गामा 2 हो जाएगा। कैसे होगा भैया, कोस स्क्वायर अल्फा को साइन में चेंज मार दूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा। जो आएगा दूसरी साइड ले जाएंगे, सिर्फ सोल्व करेंगे तो आपके पास 2 के बराबर बचेगा। अगर मैं कोस स्क्वायर अल्फा को 1 माइनस में, सॉरी, अगर मैं कोस स्क्वायर अल्फा को कोस टू अल्फा, कोस टू बीटा, कोस टू गामा में चेंज मारूंगा तो मेरे पास कितना हो जाएगा, माइनस का 1। मेन ये दोनों रिजल्ट पहले वाले याद रखना बस। ठीक है, इस चीज पे पूरा फोकस करना, ये दोनों क्वेश्चनों में यूज होंगे खूब, और इसी बेसिस में आपको क्वेश्चन भी करवाने वाला हूं। बात आगे चले। तो ये चीज जरूर याद रखिएगा, स्टार लगा लीजिएगा भैया क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा। अगर आपके पास, अगली बात करते हैं, आपको छोटा सा क्वेश्चन दिया है, फाइंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ आर वेक्टर। आर वेक्टर दे रखा है, उसका डायरेक्शन कोसाइन निकालना है 2i माइनस 3j प्लस 5k कैप। ठीक है, ये आपको दे दिया, इसका डायरेक्शन है, कोसाइन निकालना है। मेरे ख्याल से सभी बच्चों ने कर लिया होगा, कोई मुश्किल चीज नहीं है। सबसे पहले क्या करना है, जब भी आपको कोई वेक्टर दे रखा है तो उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड लगवा दो बोथ साइड। कहने का मतलब मैं निकालूंगा इसका फॉर्म जो है, आर कैप निकालूंगा, और वो कैसे आएगा, आर वेक्टर अपॉन आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड से 2i माइनस 3j प्लस 5k कैप है, इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड लगाऊं, कहने का मतलब 4 बढ़ जाएगा, माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, और क्या लगा देंगे हम, अंडर रूट लगा देंगे। अगर ये हो गया तो आपके पास देखो भैया, ये बढ़ जाएगा कितना, आपके पास 13 और 38 बढ़ जाएगा। ठीक है ना, तो 2 अपॉन अंडर रूट 38 अलग डिवाइड लगा दो, आई कैप माइनस 3 अपॉन अंडर रूट 38, ठीक है, प्लस 5 अपॉन अंडर रूट 38 के कैप। ये आपके पास आ जाएगा आर कैप। अब डायरेक्शन कोसाइन बताने थे, कहने का मतलब कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा वो क्या रहेंगे, देखो ये कोस अल्फा की वैल्यू है, तो कोस अल्फा इजकल टू 2 अपॉन अंडर रूट 38। ठीक है भैया, ये हो जाएगा। तो मेरे पास ये हो जाएगा कोस अल्फा, कोस बीटा कितना हो जाएगा, कोस बीटा निकालो तो माइनस 3 अपॉन अंडर रूट 38। अगर बात करता हूं कोस गामा की, क्या निकालेंगे, कोस गामा, और वो कितना हो जाएगा 5 अपॉन अंडर रूट 38। ठीक है, तो यहां से मेरे पास अगर एंगल निकालने के लिए बोल देता डायरेक्शन एंगल, तो मैं क्या करता, अल्फा इधर रख लेता, और कितना बन जाएगा, कोस इनवर्स 2 अपॉन 38, ये हो जाता। इसी तरीके से बीटा और गामा आ जाता। तो ये मेरे पास डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन एंगल निकालने का तरीका है। ठीक है भैया, तो ये आपके पास डायरेक्शन एंगल है, इस चीज पे ध्यान देना, ये डायरेक्शन है कोसाइन थे। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन, काम की चीज। अगली चीज आती है, इस चीज को बड़े प्यार से समझना कि आपके पास डायरेक्शन रेशियो जो है, डायरेक्शन रेशियो क्या चीज है। सबसे पहली चीज, डायरेक्शन कोसाइन आपके पास एल एम एन, देन डायरेक्शन रेशियो जो है ए बी सी है कोई भी।
जैसे किसी वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो दिया होगा, ठीक है, कोई भी वेक्टर है उसका डायरेक्शन रेशियो आपको मिलेगा। तो आपके पास डायरेक्शन कोसाइन जो एल एम एन है, डायरेक्शन रेशियो ए बी सी है। अभी इस केस में डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन अपने पास कोसाइन है, उनके बीच में क्या रिलेशन होता है? ए बी सी आर सच नंबर दोज हु आर प्रोपोर्शनेट टू एल एम। ए बी सी जो है मेरे पास डायरेक्शन रेशियो जो है वो प्रोपोर्शनेट होते हैं किसके? एल एम एन के। कहने का मतलब एल अपॉन ए इक्वल होता है एम अपॉन बी एन अपॉन सी के। ये हमेशा क्या होते हैं? इस के हमेशा बराबर आते हैं आपस में। कहने का मतलब ऊपर वाला तो डायरेक्शन कोसाइन, नीचे वाले डायरेक्शन रेशियो किसी भी वेक्टर की, ठीक है। तो वो आपके पास इस कंडीशन में मिलेंगे, एल अपॉन ए एम अपॉन बी इजकल टू एन अपॉन सी का केस मिलेगा हमेशा, ठीक है। जैसे आपके पास मान लो ये क्वेश्चन हमने किया, तो ये आपके पास एल एम एन की वैल्यू आ गई, कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा। अगर मैं इसका 2 से डिवाइड लगाता, इसका -3 से डिवाइड लगाता, और इसका सॉरी इस वाले का 5 से डिवाइड लगाता और इक्वल में रखता, तो सारे क्या आते हैं? बराबर आएंगे। पता कैसे? कहने का मतलब इस वेक्टर में डायरेक्शन जो रेशियो है 2 -3 और 5, और ये डायरेक्शन कोसाइन, सिंपल सी बात है, ठीक है। आई होप अच्छे से आपको पता लग गया होगा। अब आपके पास इस चीज को देखना कि डायरेक्शन कोसाइन फॉर एनी वेक्टर इज यूनिक। किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन कोसाइन हमेशा यूनिक होते हैं, लेकिन डायरेक्शन रेशियो फॉर एनी वेक्टर आर इनफाइनाइट। डायरेक्शन रेशियो है जो किसी भी वेक्टर के, वो इनफाइनाइट होते हैं। कैसे? एग्जांपल देखो, मान लो मेरे पास डायरेक्शन रेशियो जो है वो दे दिया 2 3 और आपके पास मान लो दे दिया, कोई भी अलग ले लो, हमने ले लिया 5, ठीक है। अब अगर इसको मैं कोई कॉन्स्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कराऊं या डिवाइड लगाऊं, जैसे मैंने मल्टीप्लाई कराया 4 हुआ, 2 से करवा दिया, ये 6 हो गया, ये 10 हो गया। इसी तरीके से फिर मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई कराया, फिर मैंने करवाया 2 से, फिर इसको 2 से करवाया, तो ऐसे बढ़ता जाएगा। तो ये जो डायरेक्शन रेशियो है ना, ये हमेशा सेम है। कहने का मतलब इनकी डायरेक्शन जो है वो सेम है, ठीक है ना। ऐसे चलता जाएगा, तो ये इनफाइनाइट तक जा सकता है इस तरीके से। लेकिन मेरे पास डायरेक्शन कोसाइन अगर आ गया, तो उनके अंदर मैं ऐसा नहीं कर सकता, वो हमेशा यूनिक रहेंगे, ठीक है। तो ये चीज हो जाएगी। देखो भैया, अब इसका क्वेश्चन देखो एक और। आर वेक्टर हमारे को दे दिया ये, फाइंड एंगल फ्रॉम वाई एक्सिस। वाई एक्सिस से आपको एंगल पूछा है, तो कैसे निकालेंगे? इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले चीज, मैं सबसे पहला काम क्या करूंगा, किस चीज पे अटैक करना है कि मेरे को एंगल बोला है, तो मैं आर कैप लेके आऊंगा। क्या लेके आऊंगा? आर कैप लेके आना पड़ेगा। अगर ऐसा हुआ, आर कैप लेके आया, आर वेक्टर कैसे आएगा वो? आर वेक्टर अपॉन आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड से भैया। तो यहाँ पे 3i -4j प्लस के कैप है, अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड करूंगा तो 9 -4 का स्क्वायर करूंगा 16, 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। ये हो जाएगा मेरे पास √26। तो 3 के अलग डिवाइड लगा दिया, √26 आई कैप -4 अपॉन √26 जी कैप प्लस 1 अपॉन √26 की कैप। ये मेरे पास आ गया आर कैप, ठीक है। अभी इस केस में मेरे को जो एंगल बोला है वो वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस का मेरे पास कौन सा है? ये वाला भैया। ये किसके साथ एंगल बना रहा है? वाई एक्सिस के साथ, ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगा, कोस बीटा इजकल टू क्या रखो, -4 अपॉन √26, -4 अपॉन √26। तो बीटा मेरे को निकालना था भैया एंगल, तो कोस इनवर्स -4 अपॉन √26, ये मेरे पास इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल सी बात, कुछ भी नहीं करना भैया, कहीं नहीं घूमना, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। अब आपको देखो, किसी प्रकार से इफ एंड बट नहीं, हमारी चीजें क्लियर चल रही है।
और आपको बता दें तो पूरा 3D इस क्लास के अंदर पूरा कंप्लीट होगा, किसी भी प्रकार का कोई होच पोच नहीं। ठीक है, तो अच्छे से पूरी आपको क्लास देखनी है। उसके बाद आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस बेसिस, अब आपको ये भी बड़ी तकलीफ आएगी कि जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लगाने बैठोगे तो बच्चा सारे क्वेश्चन नहीं कर सकता, अब आपको छांट छांट के करने पड़े, वो काम भी मैं आपको करके देने वाला। तो जुड़े और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब आपके पास देखो अगली चीज आती है, बड़ी काम की चीज आई है, रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो। जो हमने डायरेक्शन कोसाइन, अभी डायरेक्शन रेशियो पढ़ा, डायरेक्शन कोसाइन पढ़ा, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है भैया। अब ये चीज हमने पढ़ ली कि L अपॉन ए इजकल टू होता है M अपॉन बी इजकल टू N अपॉन सी। इक्वल में हमेशा होता है इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, कहने का मतलब L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर और अंडर रूट के, अपोन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर करके और अंडर रूट के। ये जो है हमेशा इसके बराबर होता है सारा का सारा। ठीक है, अगर ऐसा हुआ तो अब आपको पता है कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर हमेशा वन होता है, तो वन अंडर रूट से बाहर आएगा वन ही, नीचे मेरे पास सेम का सेम रहेगा। तो आपके पास इसको मैं कोई कॉन्स्टेंट के बराबर भी रख सकता हूँ, हमेशा कॉन्स्टेंट मिलेगा। तो लेट के भी मान लिया हमने। अब एक चीज बताओ कि मेरे पास ये वाली वैल्यू इसके बराबर आ गई। ठीक है, तो यहां से मेरे को एल निकालना है, तो ए को मैं इधर उछाल दूंगा, कहने का मतलब मेरे पास एल जो है वो कितना हो गया, ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अगर मेरे को एम निकालना है, क्या निकालना है एम, तो मैं इस पूरे को इसके बराबर रखूंगा, तो बी को इधर में फेंक देंगे भैया, तो एम मेरे पास क्या हो जाएगा, बी अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा प्लस सी स्क्वायर। इसी तरीके से इस वाले को इसके बराबर रखूंगा, तो मेरे पास एन कितना बचेगा, सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस है सी स्क्वायर के। तो ऐसा भी हो जाएगा। देखो चीज वही आई है, कुछ भी नहीं, सेम वही चीज है जो हम करके आए हैं। कहने का मतलब एल ऐसे तो निकालते हैं जब मेरे पास डायरेक्शन रेशियो दिया है ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के बचता है। देखो भैया बड़े ध्यान से देखो, ये मेरे पास 3 ए था, ए अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए बी सी था, तीनों मान लिए मैंने, तो मेरे पास इसका अंडर रूट का बेटा है। तो देखो भैया 3 कहने का मतलब ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ही है। बस देखने का नजरिया अलग हो चुका है। अब बच्चे को बड़े प्यार से समझ में आ गया जब मैंने वो आपको एग्जांपल दिखा दिया। अब आपको पता लग गया कि कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा ही है भैया, एल एम एन। ठीक है, सिर्फ आपको घुमाया गया है थ्योरी के अंदर और कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब मेरे पास ये जो रिलेशन है वो किसके बीच में है, डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन है रेशियो के बीच में। अगली चीज, अगली चीज देखना भैया, आपके पास है क्वेश्चन आ गया भैया, देखना बड़े ध्यान से देखना, इस बेसिस क्वेश्चन बढ़ेंगे क्योंकि प्लेन अगर कट चुका है तो 3D से क्वेश्चन तो भैया उठाए ही उठाएंगे, हर साल जितने आते हैं उतने ही उठाए जाएंगे। तो आपके पास जो भी टॉपिक है, हर टॉपिक आप छोड़ नहीं सकते, क्योंकि 50% चीजें छोड़ दी है, अगर वही छोड़ दिया आपने उसमें से तो भैया आपको तकलीफ हो सकती है। तो इस तकलीफ का इलाज करने के लिए आपको हर चीज को अच्छे से करना है, हर चीज पे आपको अटैक करना है। ठीक है, अच्छी परसेंटाइल के। अब आपके पास है लाइन मेक्स 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री, कहने का मतलब अल्फा जो है वो 45 डिग्री है, 60 डिग्री विद वाई एक्सिस, बीटा जो है वो भैया 60 डिग्री है। फाइंड एंगल विद जेड एक्सिस, कहने का मतलब गामा आपको निकालना है जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है। तो अभी अभी मेरे को याद आया कि हमने एक चीज करी थी, क्या, इतनी सी लाइन में हमसे क्वेश्चन निकलवाएगा तो बच्चा घूम जाएगा, यार निकालू कैसे, ये क्या चीज दे दी। तो देखो भैया ये चीज हमने पढ़ी कि को स्क्वायर अल्फा प्लस को स्क्वायर बीटा प्लस को स्क्वायर गामा जो है वन होता है कि नहीं होता, ये चीज होती है। अगर ये है तो मैं कोस अल्फा बीटा की वैल्यू निकालूंगा। अब मेरे पास कोस स्क्वायर अल्फा 45 डिग्री पुट करूंगा, कोस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस
कोस स्क्वायर बीटा 60 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर गामा इजकल टू क्या है 1, ये दे दिया। अब ये बताओ कोस स्क्वायर 45 डिग्री, कोस 45 होता है 1/√2, स्क्वायर करूंगा तो क्या बचेगा मेरे पास 1/2। अब कोस 60 डिग्री होता है 1/2, स्क्वायर करूंगा तो 1/4 प्लस कोस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। अब ये देखो एलसीएम लिया 4, 2 प्लस 1 होगा, 3/4 हो जाएगा, इधर भेज दो, एक स्टेप कम करो भैया, बच्चों की तरह कैलकुलेशन है, 1 माइनस 3/4 और कितना मिलेगा मेरे को 1/4, ये हो जाएगा। तो यहां से कोस गामा कितना आ गया भैया, कोस गामा मेरे पास आ गया प्लस माइनस 1/2, ठीक है, कितना आ गया प्लस माइनस 1/2। तो मेरे पास गामा कितना आ जाएगा यहां से, तो गामा जो है प्लस का तो 60 डिग्री पे मिलता है, कितनी डिग्री पे 60 डिग्री पे भैया, और माइनस का कितने पे 120 डिग्री पे मिलेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, बता गई समझ में। तो मेरे पास गामा की दो वैल्यू आएगी भैया, कितनी 60 और 120, ठीक है। देख लीजिएगा इस चीज को, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, कोई मुश्किल चीज नहीं, लेकिन आपको जो मेन चीज याद रखनी है वो भैया ये, तभी बार बार आपको मैं बोल रहा हूँ, बड़ी काम की चीज है, बार बार यूज होती है, इस बेसिस क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, ठीक है। अगली चीज बिल्कुल एक छोटी सी लाइन और ये क्वेश्चन आपको निकालना है, ठीक है। अब आपके पास इफ अल्फा माइनस बीटा 90 डिग्री फाइंड गामा, अरे भैया ये क्या दे दिया, तो आपको सीधा सीधा अटैक करना है, अल्फा जो है वो कितना हो जाएगा 90 डिग्री प्लस बीटा बन जाएगा भैया, कितना बन जाएगा 90 डिग्री प्लस है बीटा। अगर ये बन गया, अभी अभी हमने किया कि कोस स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा, ठीक है, इजकल टू 1। अगर ये आता है तो मेरे पास अल्फा की वैल्यू, तो कोस स्क्वायर 90 प्लस बीटा पुट कर सकता हूं अल्फा की जगह, प्लस कोस स्क्वायर बीटा मेरे पास पड़ा ही है, प्लस कोस स्क्वायर गामा इजकल टू 1 ही है भैया। अब एक चीज बताओ, कोस 90 प्लस थीटा की वैल्यू क्या होती है, 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, लेकिन स्क्वायर है तो पॉजिटिव कर देगा, तो कहने का मतलब यहाँ थीटा की जगह बीटा है, तो साइन स्क्वायर क्या बचेगा बीटा, ठीक है, प्लस में कोस स्क्वायर बीटा प्लस में कोस स्क्वायर गामा इजकल टू 1। अब आपके पास ये तो आपको पता लग गया 1 बन गया, और कोस स्क्वायर गामा इजकल टू कितना आ गया 1, 1 से 1 कटा, कोस स्क्वायर गामा कितना बचा भैया 0, कोस गामा कितना बचा फिर 0, यहां से गामा कितना आ जाएगा, कितने डिग्री पे होता है 90 डिग्री पे, पाई/2 पे, ठीक है, पाई/2 पे, ठीक है ना। तो इस चीज का ध्यान रखना। अब आपको एक चीज याद रखनी है, मैं यहाँ पे एक चीज आपको ऐड करवा देता हूं, कि आपके पास डायरेक्शन जो एंगल है, इस चीज को ध्यान में रखना कि डायरेक्शन एंगल, अभी अभी जो पहला हमने क्वेश्चन किया उसमें आपके पास दो वैल्यू आई थी, ठीक है, कितनी आई थी दो वैल्यू, रिमार्क लिख लेना, ठीक है, नोट या रिमार्क जैसे भी आप चाहो, कि डायरेक्शन एंगल जो है वो आपके पास, आपने देखा कि हमने लिया अल्फा बीटा गामा, आपके पास ऐसे भी हो सकता है पाई माइनस में अल्फा, पाई माइनस बीटा और पाई माइनस में गामा, ये भी क्या है डायरेक्शन है, आपके पास क्या जाएंगे एंगल है, जैसे 120 डिग्री आया तो हमारे पास 180 में से 60 माइनस किया, ठीक है, तो 120 डिग्री। तो आपको इस फॉर्म में भी ध्यान में रखना है, घबराना नहीं है कभी, ये देखो नहीं भैया सिर्फ हमारे पास तो एक जो पॉजिटिव आ गया सेकंड क्वाड्रेंट वाला नहीं लेना, लेना है भैया, ठीक है। तो आपके पास इस तरीके से डायरेक्शन है एंगल होते हैं, ये चीज हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, अच्छा है, आपको क्या पता ये पी वाई क्यू में टकरे, ठीक है, तो देख लीजिएगा अच्छे से देखिएगा।
कहीं ना कहीं आप जब करने बैठोगे तो ये क्वेश्चन आपको टकरे ही टकरेगा, तो अच्छे से देखिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आने के चांसेस बढ़ते हैं यहाँ से। ए लाइन मेक्स इक्वल एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस एंड जेड एक्सिस। कोई भी लाइन जो है वो इक्वल एंगल बनाती है किसके साथ, एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस के साथ और जेड एक्सिस के साथ। और एंगल कितना, थीटा। तो कहने का मतलब है, जो मेरे पास थीटा है वो अल्फा और बीटा, सॉरी जेड है तो गामा, दोनों के बराबर क्या है, थीटा। अब आपको दिया है बीटा विद वाई एक्सिस के साथ बीटा ही है, तो साइन स्क्वायर बीटा इजकल टू आपको दिया है साइन स्क्वायर थीटा के बराबर फाइंड कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब एक चीज देखो, आपको जो रिलेशन दिया है यहाँ पे साइन का दे रखा है, तो सबसे पहला टेक जो करना है बच्चे को, क्या करना है कि आपको इस चीज पे जाना है पूरा का पूरा कि साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा जो है वो किसके बराबर था, 2 के बराबर है, क्योंकि साइन की फॉर्म में दे रखा है मेरे को। पहले कोस लिखोगे फिर चेंज करोगे तो इससे अच्छा डायरेक्ट रिजल्ट। मैंने बोला था इसको याद रखोगे, इसको भी दोनों को याद रखना है। अब आपके पास यहां से अल्फा जो है वो थीटा है, तो आपके पास हो गया साइन स्क्वायर थीटा। वाई एक्सिस के साथ बीटा, ये तो बीटा रहेगा। गामा भी किसके बराबर है, थीटा के बराबर, तो साइन स्क्वायर थीटा इजकल टू कितना हो गया भैया, 2। ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, कितना हो गया, 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा इजकल टू 2 के बराबर। अब अपने को गिवन है कि अपने पास देखो साइन स्क्वायर बीटा जो है वो किसके बराबर है, 3 साइन स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर बीटा की जगह मैं पुट कर सकता हूँ, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा कितना जाएगा हमारे पास, 3 साइन स्क्वायर थीटा इजकल टू 2। तो यहां से मेरे पास हो जाएगा 5 साइन स्क्वायर थीटा इजकल टू 2। तो यहां से मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा भैया कितना, 2/5। अब मेरे को चाहिए था कोस स्क्वायर बीटा, तो ये तो चेंज हो जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है। कैसे करोगे, कोस स्क्वायर थीटा चाहिए था, तो 1 माइनस में क्या कर दूंगा, 2/5 कर दूंगा। कहने का मतलब 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, सिंपल आइडेंटिटी। क्या बचेगा भैया, 3/5। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा आंसर। आगे सोल्व नहीं करना क्योंकि मेरे को कोस स्क्वायर थीटा ही पूछा था, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, देख लीजिएगा। अब मेरे पास जो डायरेक्शन कोसाइन थे उस बेसिस क्वेश्चन बने हैं और आने के चांसेस भी होंगे, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइन काफी अच्छा टॉपिक है, इसके अंदर ज्यादा यूज हो रहा है। ठीक है। अब अपने पास नेक्स्ट चीज देखिएगा, एक छोटी सी चीज है, आई होप सारे कर भी देंगे। जिस बच्चे ने वेक्टर कर लिया उसको तो किसी प्रकार की दिक्कत आएगी। ठीक है। आपको क्या बोला है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ 2 लाइन्स आर, ये लाइन दे दी एंड ये लाइन दे दी, एंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ देम। आपको डायरेक्शन रेशियो निकालना है उस लाइन का जो इन दोनों लाइन के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो कहने का मतलब 2 लाइन मेरे को दे रखी है। एक लाइन है मेरे पास जिसके मेरे को 6 4 -4 जो है डायरेक्शन है रेशियो। दूसरे का मेरे को क्या दे रखा है, -6 2 और 1। ये 2 लाइन है। अरे इन दोनों के परपेंडिकुलर कोई लाइन होगी, इन दोनों के क्या है, कोई परपेंडिकुलर लाइन है। तो परपेंडिकुलर लाइन हम मान लेते हैं ये इन दोनों के परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये वाली अच्छे से हाईलाइट कर लो। कहने का मतलब ये इसके साथ भी और इसके साथ भी। अगर आपने क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा है तो आपके लिए बिल्कुल आसान चीज है। भी आपके पास इस तरीके से मान लो ये दोनों, एक वेक्टर ये हो गया एक ये हो गया, इन दोनों के परपेंडिकुलर, इनका डायरेक्शन रेशियो बताना है। तो इसके अंदर क्या लगाते हैं हम, इसके अंदर हम क्या लगाएंगे, परपेंडिकुलर लाइन का डायरेक्शन रेशियो के लिए क्या लगाओगे आप, क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करोगे। किसका, क्रॉस प्रोडक्ट का। क्यों हम रास्ता भटक रहे हैं भैया, दो आपको वेक्टर दे रखे हैं, क्रॉस निकाल दो तो आपके पास ये वाला आ जाएगा डायरेक्शन रेशियो इसका। तो आपके पास डायरेक्शन रेशियो ऑफ
परपेंडिकुलर लाइन। तो क्या करोगे इस केस में, इन दोनों का क्रॉस करवा दो, आई जे के कैप। और मेरे पास क्या है, 6 4 और माइनस का 4, -6 2 और 1। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इस चीज में मेरे पास आई निकालोगे कैसे, डिटर्मिनेट की तरह ओपन करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट है, सिंपल सोल्व करेंगे। आपके पास हो जाएगा 4 और ये कितना हो जाएगा प्लस का 8 माइनस जे कैप, ये छोड़ोगे आप 6 माइनस का कितना हो जाएगा, ये प्लस का माइनस माइनस प्लस का 24 हो जाएगा। तो एक माइनस बीच में था, प्लस का के कैप, और इसके साथ कितना हो जाएगा भैया, ये छोड़ोगे के कैप के लिए, ये हो जाएगा मेरे पास कितना 12 12 और माइनस का 24, माइनस बीच में लगेगा तो मैं सीधा लिख देता हूँ 36, जगह कम है इसलिए लिख दिया मैंने। तो अब मेरे पास 12 आई और ये कितना हो जाएगा प्लस का हो जाएगा 18 जे प्लस का 36 के कैप। कहने का मतलब डायरेक्शन रेशियो कितना आगे परपेंडिकुलर लाइन के, तो आप ऐसे दिखा सकते हो 12 18 और 36, सिंपल सी बात है। तो मेरे ख्याल से कोई मुश्किल चीजें नहीं थी, ठीक है ना, हो जाएगा इतना। ये तो कोई सिंपल सी चीज है, ज्यादा लंबा नहीं घुमाना भैया, ज्यादा लंबा क्यों घुमाना है जब अपने पास सिंपल सी चीज पड़ी है इसके अंदर। ठीक है, दो अपने को लाइन दे रखी है, उनके डायरेक्शन रेशियो है, परपेंडिकुलर निकालना है तो सीधा क्रॉस मारो, सिंपल सी। अगला चीज देखिएगा, अगला आता है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना, और ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। जैसे मान लो मेरे को ए वेक्टर दे दिया, ये बात लिख भी लो कि ए वेक्टर कैसे फॉर्म में मिलेगा, A1i A2j प्लस A3 के कैप, बेसिक जो बार बार हम वेक्टर में भी यूज करते हैं। बी वेक्टर कितना हो जाएगा B1i B2j B3 के कैप। ठीक है भैया, ये हो जाएगा। अगर ये हो गया तो मेरे को क्या करना है कि कोस थीटा, दोनों के बीच में ए और बी के बीच में एंगल निकालना है दो वेक्टर में। तो कैसे निकालोगे कि मैं करूंगा ए डॉट बी अपॉन ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड, डॉट प्रोडक्ट से हम पढ़ के आए हैं ये कोस थीटा होता है किसके बराबर, ए डॉट बी ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड के। अब ए डॉट बी कैसे हो जाएगा, ए वन का बी वन के साथ, ए वन बी वन प्लस का साइन लगाओगे, ए टू बी टू, कहने का मतलब जे का जे वाले के साथ, ए टू बी टू प्लस ए थ्री बी थ्री, ए थ्री बी थ्री, ये हो जाएगा ए डॉट बी अपॉन में ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, कहने का मतलब ए वन का स्क्वायर प्लस ए टू का स्क्वायर प्लस ए थ्री का स्क्वायर, अंडर रूट इंटू में बी वन का स्क्वायर बी टू का स्क्वायर बी थ्री का स्क्वायर और अंडर रूट। अब एक चीज बताओ कि हमने ये तो पढ़ा था कि आपके पास एल जो है वो ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा, होता है कि नहीं होता, ये हम पढ़ गए। तो इसी तरीके से मेरे पास ए वन है, ये इसके डिवाइड में ये लगा दूं, बी वन के डिवाइड में ये अलग से लगा दूं, ठीक है ना। तो ए वन अपॉन ये वाली वैल्यू इसको नाम दे दिया मैंने एल वन, बी वन के डिवाइड में ये लगता तो इंटू में एल टू, क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो एल वन इंटू एल टू, प्लस में इसी तरीके से ए टू के डिवाइड में ये जाएगा तो एम वन इंटू में बी टू के डिवाइड में ये जाएगा तो एम टू, प्लस ए थ्री के डिवाइड में ये जाएगा एन वन, इसके डिवाइड में जाएगा तो एन टू। तो कहने का मतलब कोस थीटा, जब आपके पास दो लाइन का डायरेक्शन कोसाइन आपको पता है, कहने का मतलब एल एम एन की वैल्यू अगर दोनों की पता है तो आप क्या कर सकते हो, उनका प्रोडक्ट का सम कर देना, एल वन एल टू प्लस एम वन एम टू प्लस एन वन एन टू, अगर उनका डायरेक्शन कोसाइन पता है तो। अगर आपको सिर्फ उनका डायरेक्शन रेशियो पता है तो आप इस रास्ते आओ, ठीक है, ये यूज होगा, तभी मैंने यहाँ पे अलग से आपको दिखाया है, इसका यूज होगा तभी मैंने आपको यहाँ पर करवाया है। कैसे यूज होगा अब देखना आगे इसका। अगली चीज आती है हमारे पास यूनिट क्यूब, इस पे अच्छा क्वेश्चन बढ़ जाता है यूनिट क्यूब पे। यूनिट क्यूब है तो कहने का मतलब इसकी
लेंथ कितनी कितनी है एक्स वाई जेड की, 1 1 1। तो यूनिट क्यूब है, यूनिट नाम ही है। तो आपके पास देखो ये वाली जो वैल्यू है ना, ओरिजिन से ये वाली वैल्यू, ये आपके पास 1 1 1 जो जी पॉइंट ये है, ठीक है, जो डायगोनल है, ओरिजिन से मैंने क्या मारा, एक डायगोनल मारा कोण, तो मेरे पास 1 1 1 है। अगर बात करता हूं ये एक्स एक्सिस पे आपके पास कितना हो जाएगा, 1 0 0। अगर वाई एक्सिस की बात करूं तो 0 1 0, जेड एक्सिस पे 0 0 1। बाकी आपको बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये वाली जो लाइन है ना, एक बार के लिए ऑर्डर रखिएगा, आगे क्वेश्चन के लिए यूज थी, तो भैया जो जिसने पीपीटी बनाई उसने इसी में ऐड कर दिया, तो इस चीज में ध्यान। अब आपके पास एक चीज देखो कि मेरे पास एक तो ये डायगोनल है ओ जी, ठीक ठीक है, इसके 4 डायगोनल मिलेंगे, और एक मेरे पास क्या है, ये बड़ा डायगोनल है सी ई। ये दोनों जहां पे काट के जाएंगे इनके बीच में एंगल तो बनेगा ना, कोई न कोई बनेगा। तो इनका एंगल निकालने के लिए हमेशा आता है यूनिट क्यूब का। कैसे देखो, अब आपको दिया ये कि आपके पास डायरेक्शन रेशियो, यूनिट क्यूब क्यूब का यूज है पूरा का पूरा कि डायरेक्शन रेशियो ऑफ ओजी, ओरिजिन से जी का, डायगोनल है कहने का मतलब ये चारों के चारों डायगोनल का यूज है, ओ जी का डायरेक्शन रेशियो। तो जी माइनस में ओ करूंगा तो 1 - 0 का, 1 - 0 का, 1 - 0, तो 1 1 ही रहेगा। ओजी का डायरेक्शन रेशियो कितना आ गया, 1 1 1। अगर इसका डायरेक्शन कोसाइन निकालता हूं तो कितना होगा कि 1 में इन सब का स्क्वायर का सम, तो 1 में √3, दूसरे का 1 √3, 1 √3, ये आ गया डायरेक्शन कोसाइन किसका, ओजी, मेरे पास जो डायगोनल था। इसी तरीके से बीडी डायगोनल, बी डी मेरे पास कौन सा हो जाएगा, बी, और इधर मिलाएंगे डी को इससे, देखो होचपोच हो जाएगी, मैं करूंगा नहीं इसके अंदर बी डी। तो मैं क्या करूंगा, 1 - 0 तो हुआ 1, 0 - 1 -1, 1 - 0 तो 1। तो कहने का मतलब 1 - 1, 1 - 1 और 1 इसका डायरेक्शन रेशियो है किसका, बीडी का। बीडी का डायरेक्शन रेशियो 1 - 1 और 1। कोसाइन कैसे निकालूंगा, ऊपर वाले में सिर्फ यहाँ पे माइनस हुआ है, तो 1/√3 माइनस 1/√3 हो जाएगा, सिर्फ 1/√3 सेम का सेम, ठीक है। अगला सीई इसी तरीके से निकालेंगे इसके अंदर, सीई मेरे पास ये है जो मैंने मिला के दिखा रखा है सीई। तो 1 - 0, 1 माइनस में ये 0 होगा, तो 1, 0 - 1 तो -1, ठीक है। तो मेरे पास हो जाएगा 1 1 - 1। तो इसका भी डायरेक्शन रेशियो सिर्फ माइनस इसके अंदर आ जाएगा अब की बार, लास्ट में -1/√3 सेम का सेम। इसी तरीके से मेरे पास एक बच गया डायगोनल ए एफ, उसका भी कितना हो जाएगा, -1 1 और 1, डायरेक्शन रेशियो के अंदर सिर्फ माइनस इसमें आ जाएगा, बाकी दोनों पॉजिटिव। तो ये मेरे पास कोई भी क्यूबॉइड है उनके चारों डायगोनल का डायरेक्शन रेशियो आपको ध्यान में रखना है, और आपके पास डायरेक्शन कोसाइन, इनका क्वेश्चन में डायरेक्ट यूज होता है, तो निकालने की जरूरत ना पड़े आपको, ठीक है ना। आपको कभी भी जरूरत है ना पड़े इसको बार बार करने की, तो इसलिए ये टेबल थोड़ी माइंड में रखो आप, ठीक है ना, अच्छे से। अब देखो भैया, अब आपके पास एग्जाम्पल दिया है कोस ओजी वेक्टर और बीडी के बीच में आपको एंगल निकालना है, ठीक है। कहने का मतलब एंगल बिटवीन ओजी और बीडी, अंदर वाला ये डिनोट कर रहा है, और बार क्या है कोस। तो आपके पास जो एंगल बताना है दो डायगोनल, जैसे मैंने दिखाए थे, ओजी और बीडी के बीच में निकालना है, ठीक है ना। तो कैसे निकालेंगे भाई, दो डायगोनल आपस में इंटरसेक्ट तो करेंगे, उनके बीच में देखो एंगल तो बनेगा ना। अगर एंगल बनेगा तो ओजी और बीडी के बीच में पूछा इसने एंगल, तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों का डायरेक्शन रेशियो का यूज करूंगा, सॉरी, डायरेक्शन रेशियो का भी आप यूज कर सकते हो, लेकिन आपके पास जब डायरेक्शन कोसाइन है तो हम डायरेक्शन कोसाइन का यूज करके कर सकते हैं। किस तरीके से, इस वाले फॉर्मूले में, जब आपके पास कोस थीटा निकालना है दो वेक्टर के बीच में एंगल, जब डायरेक्शन कोसाइन है तो आप इसका यूज कर सकते हो सीधा। जब आपके पास डायरेक्शन कोसाइन है तो L1 L2 M1 M2 N1 N2 का यूज करोगे, तो कहने का मतलब आपके पास इसके अंदर L1 M1 N1 L2 M2 N2 बन जाएगा, इसका इसका मल्टीप्लाई, तो 1/√3 1/√3 का,
तो 1/3। तो मेरे पास इसको नाम दे देता हूं मैं कोस थीटा, तो 1/3। अगला देखो, इसका इसका होगा तो सिर्फ माइनस, और इसका प्लस, तो कहने का मतलब फाइनली मेरे पास कितना आ जाएगा, -1/3, और अगला आ जाएगा +1/3। तो ये तो कटेंगे, तो मेरे पास कोस थीटा जो है वो 1/3। अगर एंगल निकालना हो तो थीटा कितना हो जाएगा, कोस इनवर्स 1/3, ये आ जाएगा। बस इतनी सी चीज करनी है आपको, कुछ भी नहीं करना। ठीक है भैया, तो ये आ जाएगा। कभी भी दो आपके पास डायरेक्शन रेशियो दे रखा हो, डायरेक्शन कोसाइन दे रखा हो, तो डायरेक्शन कोसाइन में डायरेक्ट उनके यूज करने डायरेक्शन कोसाइन। अगर दो वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन है तो उनको डायरेक्ट आपस में मल्टीप्लाई कराओगे, ठीक है, और उनका सम कर दोगे, तो ये आ जाएगा आपके पास। अब देखो, एक बहुत ही अच्छा और प्यारा क्वेश्चन इससे बढ़ता है, इस क्वेश्चन पे पूरा फोकस कीजिएगा, अच्छा इंपॉर्टेंट है। देखो भैया, इफ डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन आर एल एम एन, कोई भी जो लाइन दे रखी है डायरेक्शन कोसाइन है उसका एल एम और एन है, एंड दिस लाइन इंटरसेक्ट ऑल डायगोनल ऑफ यूनिट क्यूब, यूनिट क्यूब के सारे डायगोनल के साथ ये क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब एंगल अपना बना रहा है आपस में, सारे डायगोनल से ये लाइन काटती हुई जा रही है, मतलब इंटरसेक्ट कर रही है। देन प्रूव दैट कोस स्क्वायर अल्फा समेशन कोस स्क्वायर अल्फा 4/3 है, वेयर अल्फा बीटा गामा डेल्टा आर एंगल्स मेड बाई लाइन्स टू द डायगोनल। जो लाइन और डायगोनल के बीच में एंगल बन रहा है, कहने का मतलब चार डायगोनल है, एक लाइन उनसे इंटरसेक्ट करके जा रही है, तो एंगल बना रहा है, एक के साथ अल्फा, दूसरे के साथ बीटा, तीसरे के साथ गामा और चौथे के साथ डेल्टा। तो ये जो लाइन है ना, मैं बोल रहा था, इसका देखो यूज वही है, ये वाली लाइन जैसे जा रही है, ठीक है, ये वाली लाइन जा रही है, तो देखो ओजी डायगोनल के साथ अल्फा एंगल दिखा भी रखा है, और इस वाली लाइन के साथ देखो बीटा दिखा भी रखा है, ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाली लाइन। इसी तरीके से चारों जब डायगोनल मारोगे तो इसी से होता हुआ जाएगा, तो सबको काटता हुआ जाएगा। तो आपके पास देखो, अब आपको क्या करना है इस केस में, अपने को सबका डायरेक्शन कोसाइन पता है यूनिट क्यूब का, ठीक है, सब डायगोनल का डायरेक्शन कोसाइन पता है, और उस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन दे रखा है, तो एक के साथ सबसे पहले कोस अल्फा निकालूंगा, तो हम क्या करेंगे, एल एम एन लाइन के डायरेक्शन कोसाइन है, तो पहले डायगोनल जो मेरे पास उसका डायरेक्शन कोसाइन ये है, इनके साथ मल्टीप्लाई करूंगा और उनका सम कर दूंगा, कैसे, L/√3 हो जाएगा पहले के साथ, M/√3 हो जाएगा, प्लस N अपॉन कितना हो जाएगा, √3, ठीक है। तो यहां से अगर कोस, सॉरी अल्फा था भी, पहले वाला लिया ना, तो कोस अल्फा, सॉरी कोस अल्फा पहले वाले के साथ बनाया, कोस अल्फा आ गया, तो मेरे पास कोस अल्फा यहां से कितना आ जाएगा, देखो √3 तो नीचे आ गया एलसीएम, L+M+N, ठीक है। इसी तरीके से सिमिलरली सिमिलरली आपको कोस बीटा निकालना है, कोस बीटा में सिर्फ देखो एल एम एन कहाँ पे, सिर्फ साइन चेंज होगा, इसके साथ सिर्फ बीच वाले के साथ माइनस हो जाएगा, इसमें लास्ट वाले के साथ एन के साथ माइनस हो जाएगा, इसमें पहले वाले के साथ, तो बार बार हम क्यों दिमाग घुमाए, फटाफट मारो, ठीक है भैया, फटाफट मारो। तो मेरे पास कोस बीटा जो है वो L-M+N अपॉन √3, और आपके पास कोस गामा जो है वो L+M-N अपॉन √3, सिमिलरली कोस डेल्टा, ठीक है, कोस डेल्टा कितना हो जाएगा, लास्ट यही है कोस डेल्टा, तो -L+M+N अपॉन √3। अब मेरे को जो निकालना है, इस चीज पे ध्यान देना, मेरे को जो निकालना है वो इसने बोला है कि आपको समेशन कोस स्क्वायर अल्फा 4/3 प्रूफ करना है, समेशन कोस स्क्वायर अल्फा निकालना है, तो इसका मतलब ये हो गया कि मेरे पास जब ओपन होगा तो चार एंगल दे रखे, कोस स्क्वायर अल्फा, कोस स्क्वायर बीटा, कोस स्क्वायर गामा, इस लैंग्वेज का यूज करता है खूब ये, जब पी वाई क्यू आप देखोगे तो कोस डेल्टा, इसका मतलब ये हो गया चार एंगल है तो चार बार प्लस करूंगा इन सब कोस को, ठीक है, स्क्वायर कर करके,
ठीक है ना। अब मेरे को ये पता है इसका स्क्वायर करूंगा पहले वाले का को स्क्वायर का, तो ये बताओ स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा एल प्लस एम प्लस एन का होल स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 3 आ जाएगा, प्लस देखो भी इसका भी स्क्वायर जाएगा और 3 बचेगा नीचे, और एलसीएम भी सबके नीचे 3 बनेगा, तो मैं क्यों ना सीधा का सीधा एलसीएम ले लूं और नीचे 3 दिखा दूं। कहने का मतलब एल प्लस एम प्लस एन का होल स्क्वायर, इसके लिए सिर्फ कितना आ जाएगा एल माइनस एम प्लस एन का होल स्क्वायर, प्लस इसके लिए एल प्लस एम माइनस एन का होल स्क्वायर, इसके लिए प्लस माइनस का एल हो जाएगा प्लस एम प्लस एन का होल स्क्वायर, माइनस अंदर दिखाना है भी, और अपोन में कितना बैठा है इसके 3 आ जाएगा सबके। ठीक है, जब मैं कोस्केर अल्फा कोस्केर बीटा कोस्केर गामा ये करूंगा सब, तो ये आ जाएगा। अब आप जब भी सिंपल आइडेंटिटी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ओपन करोगे, काटा पीटी करोगे, तो देखो मैं टाइम खराब नहीं करना चाहता, तो आपके पास बचेगा फाइनली 4 एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ये ध्यान रखना, ये रिजल्ट आएगा। ये मैंने क्यों दिखाया इसके लिए देखो, अब आपको पता है कि मैं ये बता के आया था कि को एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर हमेशा कितना होता है 1 के बराबर। ठीक है, तो आपके पास फाइनली कितना बचा 4/3 समेशन कोस्क्वायर अल्फा। ठीक है, ये आपके पास हो जाएगा हेंस। ये क्वेश्चन बड़ा काम का क्वेश्चन है, इस बेसिस आपको पी वाई क्यू भी मिल जाएगी। ठीक है, यूनिट क्यू पे पी वाई क्यू मिलेंगे। सिंपल आइडेंटिटी ओपन करनी है तो आपके पास फाइनल रिजल्ट ये मिलेगा, क्योंकि देखो भैया इसमें माइनस है, इसमें माइनस यहाँ पे है, इसमें माइनस एल है, तो जब ओपन करोगे तो काटा पीटी होगी, फाइनली ये बचने वाला है। ठीक है, तो यहाँ से सिर्फ मेरे को इतना दिखाना था, ये जो है ये हमेशा 1 होता है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ठीक है, तो ये मेरे पास रिजल्ट हो जाएगा। बात आ गई समझ में? मेरे ख्याल से बड़ी अच्छी तरीके से आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन लंबी मार देता है, बच्चे को पता होना चाहिए। अगली चीज आती है डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। किसी भी लाइन से किसी पॉइंट की डिस्टेंस तो कैसे निकालते हैं। लाइन मान लेते हैं हमारे पास आर वेक्टर ए वेक्टर प्लस लेमडा सी वेक्टर, जो कि हम इसके अंदर पढ़ के आते हैं वेक्टर के अंदर भी, तो इस चीज का ध्यान रखना। तो ये मेरे पास लाइन है, सी जो है ना वो हमेशा डायरेक्शन रेशियो बताता है, सी हमेशा क्या बताएगा, डायरेक्शन है रेशियो बताएगा हमेशा। ठीक है, पॉइंट बी मान लिया हमने बी वेक्टर, तो ये आपके पास देखो लाइन है, ठीक है, जिसका डायरेक्शन रेशियो दिखा रखा है मैंने सी वेक्टर। आपके पास इस लाइन से कोई पॉइंट बैठा है बी, आपके पास ये हो जाएगा ए बी वेक्टर। अब एक चीज बताओ भैया, ये एंगल जो है इसके साथ बन रहा है थीटा, कितना बन रहा है थीटा। जब मैंने इस पे यहां से परपेंडिकुलर डाला, इससे परपेंडिकुलर डाला, ए बी का ए बी का अगर प्रोजेक्शन पड़ेगा परपेंडिकुलर पे, ए बी का प्रोजेक्शन पड़ा परपेंडिकुलर पे, तो मेरे पास ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा के बराबर, ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा के बराबर। अगर ये बेस पे पड़ता ए बी का प्रोजेक्शन, तो ए बी मैग्नीट्यूड कोस थीटा होता। परपेंडिकुलर देखो साइन थीटा में आता है, तो ध्यान रखो, तो ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा हो गया। अब यहां से एक चीज देखो कि अपने पास आपको इस चीज को पता है कि जो पी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो मेरे पास कितनी आ गई, ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा के बराबर आ गया। अब मेरे को साइन थीटा की वैल्यू पुट करनी है, कहने का मतलब दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना है। दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे निकलता है, क्रॉस प्रोडक्ट अगर आपने पढ़ा है तो बार बार देखो वेक्टर का यूज होता है, वेक्टर बड़े अच्छे से पढ़ो। तो देखो जैसे अपने पास ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड पता है सभी बच्चों को, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन थीटा है। साइन थीटा कितना हो जाएगा, फिर यहां से इन दोनों को इधर भेज देता हूं, तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड और बी मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। तो इसी तरीके से जब दो वेक्टर और भी थे तो उनका मेरे पास साइन थीटा निकालने का तरीका ये होता है। यहाँ पे मेरे पास दो वेक्टर है, ए बी वेक्टर और सी वेक्टर, दोनों ये है ए बी वेक्टर और सी वेक्टर। तो मैं क्या निकालूंगा, ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम का सेम, साइन थीटा कितना हो जाएगा, ए बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर हो जाएगा, कहने का मतलब ये और सी वेक्टर। ठीक है, तो ये मेरे पास हो जाएगा दोनों का मैग्नीट्यूड।
अपन में ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अलग अलग, सेम ये चीज, ये प्रोसेस यूज हुआ है। ठीक है, अब आपके पास यहां से देखो ये तो कटेगा मैग्नीट्यूड ए बी का, ए बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर अपॉन सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बच गया सिर्फ। अब ए बी वेक्टर को आप ऐसे भी लिख सकते हो, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर अपॉन सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, पी आ जाएगा। तो इस चीज को याद रखना डायरेक्ट कि आपके पास जब दो पॉइंट दे रखे हैं, ए फिक्स पॉइंट है बी फिक्स पॉइंट है, जब आपके पास इस लाइन से इस पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी हो तो बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ये वाला फिक्स पॉइंट माइनस ये फिक्स पॉइंट, क्रॉस करवाओगे इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो अपॉन डायरेक्शन रेशियो का मैग्नीट्यूड, तो आपके पास क्या आ जाएगी कि डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन का केस हो जाएगा। ठीक है भैया, अगली चीज, अगली चीज आती है इसी बेस पे है, देखो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस कैसे निकालोगे। देखिएगा, आपके पास पैरेलल लाइन दे दी आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा सी वेक्टर, दूसरी लाइन दे दी मेरे पास आर वेक्टर बी वेक्टर प्लस लेमडा सी वेक्टर, ये डायरेक्शन रेशियो सी बताता है और ये भी डायरेक्शन रेशियो बताता है सी वेक्टर। जैसे दो पैरेलल लाइन दे दी ये वाली, ठीक है, ये दोनों पैरेलल है लाइन, तो देखो इस लाइन लाने के लिए मैंने क्या किया, ए फिक्स पॉइंट प्लस लेमडा सी वेक्टर जो डायरेक्शन रेशियो है, इस लाइन की इक्वेशन लाने के लिए क्या करेंगे, बी वेक्टर प्लस में लेमडा सी वेक्टर, तो आपके पास दोनों लाइन बनी हुई है। अब आपके पास इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालनी है, तो ये पॉइंट आपको ए और बी इस तरीके से दिए होंगे, डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर लेके आनी है आपको, ये वाली, ठीक है, दो लाइन के बीच में डायरेक्ट जो डिस्टेंस होती है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब आपको इस केस में ये तो हमने कर ही लिया कि ए बी का प्रोजेक्शन पड़ेगा इस पे, ए बी का प्रोजेक्शन पड़ेगा तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस पी आ जाएगी। ए बी का प्रोजेक्शन पड़ा परपेंडिकुलर पे, एंगल मेरे पास ये जो है थीटा, ठीक है, तो ए बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा हो जाएगा, सेम वही चीज। तो मेरे पास देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा। अब आपको पता है कि ए बी वेक्टर, अब साइन थीटा वही सेम चीज कि ए बी वेक्टर दे रखा है और सी वेक्टर दे रखा है, चाहे ऊपर वाला भी सी वेक्टर है ये भी सी वेक्टर है, क्योंकि पैरेलल लाइन है तो डायरेक्शन रेशियो क्या है दोनों का सेम है भैया। ठीक है, पैरेलल लाइन का डायरेक्शन रेशियो सेम होता है, तो आपके पास साइन थीटा कैसे आ जाएगा, ए बी वेक्टर क्रॉस क्या कराऊंगा सी वाले के साथ, ए बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर अपोन में ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये वाला तो आपस में कटेगा, ये वाला तो आपस में कटेगा, तो आपके पास फाइनली ये बचा ए बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर अपॉन सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो आपके पास हो जाएगा वही सेम चीज कि बी में से माइनस करूं, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर है अपॉन सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। देखो भैया, बी जो फिक्स पॉइंट है, फिक्स पॉइंट माइनस फिक्स पॉइंट क्रॉस डायरेक्शन रेशियो का मैग्नीट्यूड पूरे का अपॉन डायरेक्शन रेशियो का मैग्नीट्यूड नीचे, कहने का मतलब बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस करवाओगे जो सी वेक्टर है और नीचे उसका डायरेक्शन रेशियो का मैग्नीट्यूड, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो आप ऐसे भी कर सकते हो डायरेक्ट, देखो इस चीज को याद रखोगे, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर डायरेक्शन रेशियो सेम है सी वेक्टर, ठीक है, तो आपके पास हो जाएगा रो सी वेक्टर और सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बस ये आपके पास आ जाएगी डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस का केस हो जाएगा। ठीक है भैया, अगली चीज देखिएगा, अगला आता है आपके पास डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, डिस्टेंस निकालनी हो दो स्क्यू लाइंस के बीच तो कैसे निकालोगे। अब भैया स्क्यू लाइंस क्या होती है, वो लाइन कि ना तो पैरेलल होती है, कहने का मतलब उनका डायरेक्शन रेशियो सेम नहीं आता, और ना ही वो आपस में इंटरसेक्ट करती है। कैसे, अब मान लो कि ये मान लो कोई एक लाइन जा रही है, दूसरी ये जा रही है ऐसे, ये नीचे से गुजर गई, सेम मेंटेन रखेगी डिस्टेंस, ये इधर से गुजर गई ये ऊपर से गुजर गई, तो ना तो इनका डायरेक्शन रेशियो सेम और ना ही ये क्या है आपस में पैरेलल। ठीक है, तो ये स्क्यू लाइंस हो गई, ना तो कहने का मतलब ये डायरेक्शन रेशियो इनका सेम है और ना ही आपस में इंटरसेक्ट करके गई ये दोनों लाइन। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या कहलाएगी इस केस में, इस केस में आपके कहलाएगी
स्क्यू लाइंस, जो कि वेक्टर में भी मैं आपको इस चीज को करवाता हूँ, ठीक है। टेट्राहेड्रन के केस में भी आता है, ठीक है। तो वहां पर अगर आपने अच्छे से चीजें कर ली है, आंख फाड़ के अच्छे से एक एक चीज को देखा है, तो किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी। अब देखो, दो स्क्यू लाइन्स है, L1 हो गई, इसका डायरेक्शन रेशियो पी वेक्टर है, फिक्स पॉइंट को दे दिया ए वेक्टर। दूसरा मेरे पास इस पे पॉइंट है बी वेक्टर है, इसका डायरेक्शन रेशियो है क्यू वेक्टर, ठीक है। ये हो जाएगा ए बी वेक्टर। तो देखो L1 लाइन आपके पास, लाइन की इक्वेशन क्या बनेगी, ए वेक्टर प्लस लेमडा पी वेक्टर, फिक्स पॉइंट प्लस लेमडा डायरेक्शन रेशियो होता है। फिक्स पॉइंट ए वेक्टर है L1 का, प्लस लेमडा पी वेक्टर। L2 लाइन का आर वेक्टर निकालना है, तो फिक्स पॉइंट बी वेक्टर है प्लस म्यू क्यू वेक्टर। तो ये आपके पास हो जाएगा दोनों लाइन का इक्वेशन। आपको इस तरीके से ये दोनों लाइन दी है, इनका यूज होगा आपको डिस्टेंस निकालने, डिस्टेंस निकालनी है दोनों लाइन के बीच में। तो डिस्टेंस अपने पास ये हो जाएगी, दोनों के मैं क्रॉस मारूंगा तो पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर आएगा। दोनों का, दो वेक्टर का जब मैं क्रॉस मारूंगा तो मेरे पास पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगी दोनों के बीच में। तो आपके पास देखो ए बी वेक्टर निकालना है, सॉरी, आपको डिस्टेंस निकालनी है परपेंडिकुलर। तो मैं क्या करूंगा, ए बी वेक्टर का, ए बी वेक्टर का प्रोजेक्शन डालूंगा, किस पे पड़ेगा, पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर पे पड़ेगा। किस पे पड़ेगा, पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। तो कहने का मतलब इसके बीच में शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस आएगी, शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस आएगी वो क्या होगी, इस चीज से देखना, इस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो क्या करूंगा, प्रोजेक्शन ऑफ ए बी वेक्टर ऑन पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर। ए बी वेक्टर का प्रोजेक्शन डालूंगा किस पे, पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर पे, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ जाएगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो मैंने डाला प्रोजेक्शन ऑफ ए बी वेक्टर ऑन पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर। अब वेक्टर में आपने ये चीज पढ़ी है कि प्रोजेक्शन डालते हैं तो कैसे करते हैं, ए बी वेक्टर डॉट करवा दो पी क्रॉस क्यू अपॉन पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ए बी का प्रोजेक्शन इस पे डाला जाता है, तो दोनों का डॉट जिस पे प्रोजेक्शन डाला है उसका मैग्नीट्यूड नीचे। अब डिस्टेंस निकालनी है तो पूरे पे क्या लगाऊं, मैग्नीट्यूड लगा दूं भैया। मैग्नीट्यूड करूंगा तो ऊपर वाले पे मैग्नीट्यूड हो जाएगा, और ए बी वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूं फिर, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर, और पूरे पे मैग्नीट्यूड। और नीचे मैग्नीट्यूड ऑलरेडी था तो पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड रह जाएगा। अब आपके पास बी जो था वो फिक्स पॉइंट है, फिक्स पॉइंट माइनस फिक्स पॉइंट डॉट डायरेक्शन रेशियो क्रॉस डायरेक्शन रेशियो अपॉन में डायरेक्शन रेशियो क्रॉस डायरेक्शन रेशियो का मैग्नीट्यूड। अब आपको इस चीज को मैं अगर इसको अंदर लेके जाऊं इसके साथ, तो बी वेक्टर डॉट क्या हो जाएगा, पी क्रॉस क्यू, माइनस माइनस लगाओगे, अब ए के साथ भेजूंगा तो ए डॉट पी क्रॉस क्यू अपॉन नीचे मैग्नीट्यूड पी क्रॉस क्यू। अब इस चीज को बी डॉट पी क्रॉस क्यू का आप ऐसे भी लिख सकते हो, बी पी क्यू, माइनस का साइन माइनस ए पी क्यू भी दिखा सकते हो अपॉन पी क्रॉस क्यू। अब एक चीज ध्यान रखना कि यहाँ पे जो, अगर डॉट मान लो बी आगे था, अगर ये पीछे होता तो भी डॉट जो बैठा है ना बारह, वो हमेशा आगे बिठाओगे, ठीक है। क्रॉस वालों को हमेशा पीछे, जैसे उनकी पोजीशन थी पी क्रॉस पी क्यू लिखोगे सीधा, डॉट वाला हमेशा आगे, इस बात का याद रखना। ये हालांकि हटा दिया गया है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में होता है। ये केस किसका हो गया, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का, जो कि आपको हटा दिया गया, लेकिन बेसिक फिर भी पता होना चाहिए, ठीक है। ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का केस ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो बेसिक पता होना चाहिए, इन्होंने हटाया है, ठीक है। कोई भरोसा नहीं इनको दे दे तो भैया ये बोल देंगे बेसिक तो आपको पता होना चाहिए। 12 मैंने डॉट करवाया, अंदर 2 का क्रॉस करवाया, तो मैंने 2 का क्रॉस और डॉट आपको करवा रखा है। फिर पहले दोनों का अंदर क्रॉस करवा लो सोल्व, फिर आप ए के साथ दोनों का डॉट करवा दो, तो भी पॉसिबल है। तो यूज कर सकता है बेसिक से, तभी मैंने यहाँ पे दिखा दिया, ऐसा भी हो सकता है। लगभग बच्चों को तो देखो, जिसने पढ़ लिया उसको पता भी है, क्योंकि सिलेबस बड़ा लेट आया है, और बच्चों को पता भी नहीं था कि कौन सा कटेगा और कौन सा रहेगा। प्लेन का किसी ने नहीं सोचा कि इतना काट दिया जाएगा एकदम से, किसी ने से, चाहे किसी भी लेवल से कम लेवल पर भी कोई पढ़ा रहा होगा, तो भी नहीं थी ये चीज, ठीक है।
अब आपके पास आती है स्ट्रेट लाइन 3D के अंदर, स्ट्रेट लाइन 3D का केस। इसके अंदर यहां से क्वेश्चन निकलने के अच्छे चांसेस होते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, जो चीजें पढ़ी उन्हीं का यूज होगा इसके अंदर भी। ठीक है, तो अब देखिएगा सबसे पहली चीज, वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म क्या होती है लाइन की? आर वेक्टर इजकल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर। अभी अभी मैं यूज आपको बता रहा था, L1 L2 बता के था लाइन, वही चीज है, ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर। तो ए वेक्टर जो है वो आपके पास फिक्स पॉइंट है, बी वेक्टर जो है, देखो फिक्स पॉइंट लाइन पैरेलल टू बी वेक्टर, और डायरेक्शन रेशियो भी बोल सकते हो। ये जो बी वेक्टर है ना, ये पैरेलल लाइन है बी वेक्टर के केस में, या बी वेक्टर को डायरेक्शन रेशियो कहने का मतलब, देखो सिंपल भाषा में बात करूं तो आपके पास ये कोई एक लाइन थी, इस पे ए कोई पॉइंट बैठा है ए वेक्टर, इस पे कोई आर वेरिएबल है, वेरिएबल है ये आगे पीछे भी दौड़ सकता है, इधर उधर कहीं पर भी, जैसे यहाँ पर ऐसे। ठीक है, अब इस केस में आपके पास ये इस लाइन जो है, इस लाइन के पैरेलल कोई एक लाइन दे दी, जैसे इसका डायरेक्शन रेशियो बी वेक्टर। ठीक है, तो ए आर वेक्टर जो है वो पैरेलल किसकी? बी वेक्टर की। तो आपके पास ये लाइन पैरेलल टू बी वेक्टर है, तो या बोल सकते हो इसको डायरेक्शन रेशियो बी। ठीक है, इस तरीके से होती है, जो कि वेक्टर में मैंने ये करवा रखा है आपको अच्छे से, वहां पे फुल आपके पास प्रूफ है सारी चीजों का। क्योंकि देखो चीजें आ जाती है, मिक्स चलती है कंपटीशन में, तो इसलिए हर तरीके से देखना पड़ता है। अब आपके पास कार्टेशियन फॉर्म, या बोल सकते हो सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ लाइन। कार्टेशियन फॉर्म जो होती है वो आपके पास जैसे ए लाइन पासिंग थ्रू x1 y1 z1 एंड हैविंग डायरेक्शन रेशियो ए बी सी। कोई भी लाइन जो है वो पास हो रही है x1 y1 z1 से, जैसे ये लाइन हो रही है अपने पास, पास हो रही है x1 y1 z1 ए के मान लो, और आपके पास डायरेक्शन रेशियो जैसे बी वेक्टर पैरेलल है ये लाइन, और अपने पास जो अपने पास बी वेक्टर है, तो इसका डायरेक्शन रेशियो इसका डायरेक्शन रेशियो सेम है, तो इसका डायरेक्शन रेशियो ए बी सी हो जाएगा। तो इस लाइन, इस केस में कार्टेशियन फॉर्म कैसे बढ़ती है? एक्स माइनस का x1 जो फिक्स पॉइंट है, जो फिक्स पॉइंट अपॉन डायरेक्शन रेशियो इजकल टू y माइनस y1 अपॉन बी इजकल टू z माइनस z1 अपॉन सी इजकल टू लेमडा के बराबर आएगा कोई कॉन्स्टेंट। तो ये आपके पास 3D के अंदर स्ट्रेट लाइन है, जो कार्टेशियन फॉर्म होती है लाइन की। देखो x माइनस में फिक्स पॉइंट अपॉन डायरेक्शन रेशियो लाइन का, डायरेक्शन रेशियो ए बी सी है, y माइनस में फिक्स पॉइंट y1 अपॉन में डायरेक्शन रेशियो जो बी हो गया, z माइनस z1 अपॉन सी जो डायरेक्शन रेशियो इजकल टू लेमडा के बराबर आता है। इंपॉर्टेंट चीज है, तभी दोबारा मैंने ये आपको रिपीट की। अब देखो इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, जब कोई लाइन दो पॉइंट को ज्वाइन कर रही है, दो पॉइंट से कोई लाइन ज्वाइन हो रही है, तो उस केस में कैसे निकालेंगे? जैसे पॉइंट दे दिया x1 y1 z1 x2 y2 z2, तो यहां से क्या करोगे? देखो x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 तो ठीक है, लेकिन डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालेंगे लाइन का? x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। ठीक है, जैसे ए बी वेक्टर दे दिया, कोई भी ए और बी दे रखा हो, तो इसका डायरेक्शन रेशियो बी में से माइनस ए करते हैं, उसी तरीके से हम क्या करेंगे यहां पर भी x2 माइनस x1 करके डायरेक्शन रेशियो निकालोगे, y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। जब दो पॉइंट से लाइन ज्वाइन हो रही है, तो उस केस में ये मेरे पास क्या बनेगी? इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म, या 3D के अंदर बोल सकते हो स्ट्रेट लाइन की। अगर आपके पास कंडीशन टू बी 3 पॉइंट्स, अगर 3 पॉइंट है x1 y1 z1 x2 y2 z2 एंड x3 y3 z3 बीइंग कोलिनियर है, मतलब एक ही लाइन पे बैठे हैं, तो इस चीज में याद रखना कि थर्ड पॉइंट x3 y3 सेटिस्फाई प्रीवियस लाइन, जो पिछली लाइन थी अभी हम करके आए हैं 2 पॉइंट वाली, तो उस लाइन को सेटिस्फाई करेगी। कहने का मतलब जहां जहां पे एक्स वाई जेड था इसमें सेटिस्फाई करेगा, तो एक्स वाई जेड की जगह क्या रख दूंगा? x3 y3 और z3। तो देखो भैया x3 y3 और z3 बाकी सेम का सेम, कुछ भी नहीं है। ठीक है, इतना यूज हो जाएगा। अगर आपको पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट
ऑफ लाइन, ठीक है। पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट ऑफ लाइन की अगर बात करते हैं तो आपके पास देखो x1 फिक्स पॉइंट प्लस ए लैम्डा, या लैम्डा ए भी लिख देते हैं, y1 प्लस में बी लैम्डा, z1 प्लस में सी लैम्डा। तो कहने का मतलब फिक्स पॉइंट प्लस में डायरेक्शन रेशियो, फिक्स पॉइंट y1 प्लस डायरेक्शन रेशियो, फिक्स पॉइंट प्लस में डायरेक्शन रेशियो, चीज यही है, देख लीजिएगा, ठीक है। ए वेक्टर के जो अपने पास फिक्स पॉइंट ये मान के चले थे हम x1 y1 z1, डायरेक्शन रेशियो इनका मान के चला, तो कहने का मतलब x1 प्लस लैम्डा ए, y1 प्लस लैम्डा बी, z1 प्लस लैम्डा सी। तो ये पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन बन जाएगी। अगली चीज देखो, अगली चीज आपके पास आती है, आपको इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, इस फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में। ये दे दिया x प्लस 1 डिवाइड बाई 2, y माइनस 1 डिवाइड बाई माइनस 3, z माइनस 0/6 इन वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म की इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है? ये वाली होती है, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी। तो जब आपके पास बात करता हूं फिक्स पॉइंट -1, 1 और 0 हो जाएगा। फिक्स पॉइंट इसमें क्या आएगा जो लाइन का, वो कितना है? -1, 1 और 0। अच्छा, डायरेक्शन रेशियो क्या है लाइन का? वो नीचे वाला होता है, सीधी सी बात है, 2, -3 और 6। तो वेक्टर फॉर्म क्या है? आर वेक्टर इज इक्वल टू लिखोगे, फिक्स पॉइंट क्या आ गया मेरे पास? -1, 1 और 0 प्लस लैम्डा 2, -3 और 6। ठीक है, ये हो जाएगा वेक्टर फॉर्म ऑफ लाइन। ठीक है भैया, ये वेक्टर फॉर्म होती है, कोई बड़ी चीज नहीं है, ये आपके लिए होमवर्क करना है, ये आपको होमवर्क के तौर पे दे रहा हूं, सेम वही चीज है। सिर्फ आपको क्या करना है, एक्स वाई जेड के साथ कोफिशिएंट हमेशा 1 1 होना चाहिए। तो सब में डिवाइड मारोगे, नीचे डिवाइड मारोगे और बढ़ाओगे, सेम जो पिछला क्वेश्चन सेम करवा के आया था, बस। ठीक है, एक्स वाई जेड को के साथ हमेशा 1 1 बढ़ाओगे, पॉजिटिव बनाओगे हमेशा, ठीक है, तब आपके पास वेक्टर फॉर्म निकल के आ जाएगी। टाइम खराब नहीं करना चाहते क्योंकि बेसिक सी चीज थी। अब अगली चीज रिमार्क देखो भैया, एक रिमार्क है, जीरो इन डिनोमिनेटर इन कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन इज रिप्रेजेंट्स लाइन परपेंडिकुलर टू दैट एक्सिस। अगर किसी भी कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन है, उसके अंदर किसी के डिनोमिनेटर में अगर जीरो आ जाता है तो वो उस एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है। कैसे? एग्जाम्पल देखो, x अपॉन 1, y अपॉन 0, z अपॉन 0, तो ये x एक्सिस की तो लाइन है, इसकी x एक्सिस की, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो क्या आ गया, देखो डायरेक्शन रेशियो नीचे वाला होता है 1 0 0 1 0 0, लाइन परपेंडिकुलर टू y एंड z एक्सिस, क्योंकि y और z के नीचे जीरो है, तो जिसके नीचे जीरो आता है डिनोमिनेटर में, जिसके डिनोमिनेटर में डायरेक्शन रेशियो 0 0 है, वो उसके परपेंडिकुलर होता है। तो ये जो लाइन है ना, किसके परपेंडिकुलर है? y और z एक्सिस दोनों के परपेंडिकुलर, क्योंकि y के डिवाइड में जीरो और z के डिवाइड में भी जीरो है। सिर्फ कार्टेशियन फॉर्म में, अनडिफाइंड नहीं होता, इस बात में ध्यान रखना, क्योंकि नीचे वाला डायरेक्शन रेशियो बताता है। कभी y अपॉन 0 अनडिफाइंड कर दो ना भैया ना, ये डायरेक्शन रेशियो है, नीचे जो बैठा है जीरो, लाइन का डायरेक्शन रेशियो डिनोट करता है, सिर्फ इतना इसे ध्यान रखना है। कभी z अपॉन 0 इन सबको जीरो बना के बैठ, अनडिफाइंड बना के बैठ जाओ, ऐसा नहीं है, ये डायरेक्शन रेशियो है। अगला चीज देखिएगा, अनसिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ लाइन। अनसिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ लाइन में क्या है, इस चीज को देखना बड़े ध्यान से, कि आपको गिविंग इक्वेशन ऑफ ए प्लेन्स साइमल्टेनियसली इज मेथड टू गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, देखो थोड़ा बहुत इसके अंदर प्लेन का यूज होता है। देखो अनसिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ लाइन है, लेकिन कुछ प्लेन का भैया यूज हो सकता है, तो बेसिक प्लेन का पता भी होना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन है। जैसे अगर बात करते हैं सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, जैसे पिछले साल डिलीट मार दिया गया था, लेकिन फिर भी ऑल ओवर शिफ्ट के अंदर सभी शिफ्टों में अगर बात करता हूं मिला के, तो 2 क्वेश्चन डाल दिए थे सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल से। ऐसा कर सकता है, और किसी बात से जोड़ के बोल देगा आपको कि आपने ट्रायंगल तो 2D के अंदर भी पढ़ी थी, वहां पर भी बेसिक फॉर्मूला यूज होता है।
इसी तरीके से इस चीज में भी ध्यान रखना कि थोड़ा बहुत प्लेन की इक्वेशन वगैरह यूज हो सकती है, बेसिक इक्वेशन। प्लेन की इक्वेशन ना पूछे, प्लेन के बारे में ना पूछे, लेकिन प्लेन की इक्वेशन का यूज कर सकता है, और ये अनसिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ लाइन है। तो आपके पास क्या है कि इस केस में प्लेन जो है वो एक साथ दिया होगा साइमल्टेनियसली, तो इस केस में अपने को मिलती है इक्वेशन ऑफ लाइन। क्या मिलती है? इक्वेशन ऑफ है लाइन है। और वैसे भी देखो यार, 10-15 मिनट की चीज है, तो कोई बड़ी बात नहीं पढ़ने में, लेकिन जो चीज कर ली 100% हो कि नंबर नहीं कटे, सीधी सी बात है, सीधा सा फंडा। दिस फॉर्म इज नोन एज अनसिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ लाइन। कौन सी फॉर्म? a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इजकल टू 0 इक्वल में बराबर होगा a2x प्लस b2y c2z इज प्लस d2 के। कहने का मतलब दोनों प्लेन की इक्वेशन बराबर है 0 के, और आपस में भी तो बराबर हो गई। बी ये 0 के बराबर है, 0 इसके बराबर है, आपस में भी ये बराबर हो गई। तो ये देती है अनसिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ लाइन देती है। तो इस केस में सबसे पहला काम, हाउ टू कन्वर्ट अनसिमेट्रिकल फॉर्म टू सिमेट्रिकल फॉर्म में चेंज करेंगे। कैसे करेंगे चेंज? अनसिमेट्रिकल फॉर्म टू सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ लाइन में चेंज मारना है, तो कैसे होगा? देखो, एन वेक्टर आपको दिया है, सॉरी, एन वेक्टर आपको निकालना है। कैसे निकलेगा कि आपके पास एन वेक्टर के केस में जो ये दोनों जो प्लेन दिए हैं, इनके डायरेक्शन रेशियो एन वेक्टर n1 क्रॉस n2 कराओगे तो आपके पास एन वेक्टर आ जाएगा। कहने का मतलब डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन आ जाएगा। जो सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ लाइन है ना, उसका डायरेक्शन रेशियो आता है। इसका देखो, n1 कितना हो जाएगा डायरेक्शन रेशियो प्लेन में? a1 b1 c1, इसका a2 b2 c2। ठीक है, अगर इन दोनों के डायरेक्शन रेशियो का क्रॉस करवाता हूं, तो मेरे पास जो सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ लाइन है उसका डायरेक्शन रेशियो आ जाएगा, एन वेक्टर से डिनोट करेंगे। तो आप क्या करोगे? एन वेक्टर निकालने के लिए, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन निकालने के लिए आई जे के कैप की तो फॉर्म लिखोगे, और आपके पास a1 b1 c1, a2 b2 c2। कहने का मतलब a1 b1 c1, a2 b2 c2, ये लिखोगे। अब आपको क्या करना है? इसको सोल्व करना आपको आता ही है। दूसरी चीज क्या करनी है? टेक z इजकल टू 0। तो इसमें जो z है ना दोनों में, वो 0 के बराबर रखोगे, और कुछ भी रख सकते हो, 1 2 3 कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन ज्यादातर 0 रखा जाता है। उसी हिसाब से सारी चीजें चेंज हो जाती है। टेक z इजकल टू 0 एंड पुट इन बोथ द प्लेन्स, दोनों प्लेन में रखोगे। इक्वेशन सोल्व इन एक्स एंड वाई, क्योंकि एक्स एंड वाई में देखो, ये अगर 0 हो गया तो एक्स और वाई की फॉर्म बचेगी, और सेट इधर भेज देंगे। तो आपको इक्वेशन सोल्व करनी है एक्स एंड वाई में। फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स वाई 0, कहने का मतलब जो एक्स और वाई की वैल्यू आएगी, और 0 हमने जो रखा था। डायरेक्शन रेशियो इन इक्वेशन ऑफ लाइन है, डायरेक्शन रेशियो जो इक्वेशन ऑफ लाइन है। अब आपको क्या करना है? यूज कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन, फिर करोगे कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन का यूज। क्या क्या चीज? सबसे पहले जो प्लेन की इक्वेशन दी है उनमें से डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन आएगा, 0 पुट करोगे, एक्स वाई में सोल्व करोगे, एक्स वाई की वैल्यू आ गई, डायरेक्शन रेशियो आ गया, यूज कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ फॉर्म। ठीक है, कैसे? कोई मुश्किल चीज नहीं है भैया। देख लो, आपके पास इसको कन्वर्ट करना है सिमेट्रिकल फॉर्म में। देखो, दोनों जो है 0 के बराबर है और आपस में 0 है। भी ये 0 के बराबर है, 0 इसके बराबर है, तो दोनों आपस में क्या है? बराबर हो गई। तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है? सबसे पहला काम, एन वेक्टर निकालोगे, डायरेक्शन रेशियो आई जे के कैप लिखा भैया, ये 2 है, इसके साथ क्या है? -1 वाई का, इसके साथ z1 था, इसके साथ देखो कितना है? 1 है, इसके साथ -2 है, और इसके साथ 1 है। मैं सब इसको सोल्व कर लूँ। ठीक है, देखो क्या हुआ? 2 -1 1, 2 -1 1, 1 -2 1, 1 -2 और 1। अब आपको सोल्व करना है। आई, इसको बिठाओगे, -1 और कितना हो जाएगा? माइनस आगे लगना था, +2, माइनस का जे, आपके पास ये छूटेगा 2 -1 प्लस की कैप, ये छूटेगा -4, और मेरे पास कितना हो जाएगा? +1। इसको सोल्व करो भैया, तो ये हो जाएगा आई, और मेरे पास ये 1 बचेगा, तो जे माइनस का ही रहेगा,
ठीक है, ये आपके पास क्या है, 2 - 1 है अंदर, ठीक है, और ये मेरे पास क्या है, -3। तो डायरेक्शन रेशियो कितना आ गया, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन आ गया, कहने का मतलब जो एन वेक्टर है, तो आपके पास कितना हो गया भैया, 1 - 3, सॉरी 1 - 1 और -3, ठीक है। अब आपको क्या करना है, दूसरा काम, एक z इजकल टू 0, 0 लिया तो देखो ये 0 हो गया, तो 2x - 5 - 3 0 के बराबर बचा, तो आपके पास यहां से लाइन आ जाएगी 2x - 5 और -3 इधर जाएगा प्लस का 3। दूसरा, इसके अंदर भी 0 रखा, तो x - 2y और प्लस का 4 इधर वाली साइड आएगा, तो माइनस का 4 हो जाएगा। अब इनको इक्वेट करेंगे, तो क्या करेंगे भैया, ऊपर वाली को 2 से मल्टीप्लाई करा के उतार दो, ताकि भाई वाली वैल्यू बराबर हो जाए। तो 4x - 2y इजकल टू 6, ये हो जाएगा x - 2y -4 सेम का सेम, माइनस प्लस प्लस, ये कटेगा 3x, ये हो जाएगा मेरे पास इजकल टू 10, तो x की वैल्यू आ गई कितनी, 10/3, x की वैल्यू आ गई। अब y की निकालनी है, y के लिए क्या करूंगा मैं, इधर वाले में देखो, मैंने किया कि y इधर ले गया, तो 2x माइनस में कितना बच गया, 3, 2 इंटू में x की वैल्यू क्या है, 10/3 माइनस में 3, तो आपके पास यहाँ से y कितना आ जाएगा, देखो 9, 20 में से जाएगा कितना बचा, 11/3, तो ये कितना आ गया आपके पास, y आ गया, ठीक है। ये आपके पास y आ गया, x आ गया, और डायरेक्शन रेशियो भी आ गया। तो इक्वेशन ऑफ लाइन बनाने हैं, तो सारी चीज है, तो भैया क्या यूज करोगे, कार्टेशियन का इक्वेशन का यूज करोगे, और वो अपने पास कैसे बनेगी, देखो सबसे पहले x माइनस में मैं क्या करूंगा, x माइनस में मेरे पास जो वैल्यू आई है 10/3 का यूज करूंगा, अपोन में डायरेक्शन रेशियो कितना है, 1 इजकल टू y माइनस में y की वैल्यू कितनी है, 11/3, y माइनस में 11/3, इसमें डायरेक्शन रेशियो कितना था, -1, z माइनस में 0, डायरेक्शन रेशियो कितना था भैया, -3, ठीक है। ये मेरे पास क्या हो गई, सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ लाइन आ गई, ये क्या आ गई, सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ है लाइन आ गई, सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ लाइन, ये क्या है, सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ है लाइन है भैया, सिंपल सी बात, ठीक है। तो कोई मुश्किल चीज नहीं है, देखो सिंपल से स्टेप थे, आपको इस तरीके से यूज करना है, ठीक है। अगली चीज देखना भैया, अगली चीज अपने पास आती है, अच्छा क्वेश्चन है, करिएगा, अब ज्यादा चीजें नहीं रही है, बिल्कुल 2-3 चीजें हो रहे हैं, खत्म हो जाएगा। टू लाइन्स L1 ये दे दी पूरी, L2 ये पूरी लाइन दे दी, आर को प्लेनर, देन एल्फा इज को प्लेनर है दोनों लाइन, मतलब एक ही प्लेन में पड़ी है, तो कैसे होगा भैया, तो देखो भैया, इस केस में आपको क्या करना है, सबसे पहले जो आपके पास सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ लाइन है वो बनेगी कैसे, x = 5 जो बैठा है वो इधर लेके आओगे पहले, तो मेरे पास हो जाएगा x - 5 और अपोन में होगा हमेशा 0, फिर x - 5 = 0 का 0 इधर आएगा, तो ये जो है ये रेशियो का केस होता है इस तरीके से लाइन में, इसी तरीके से इजकल टू रखेंगे फिर y/3 माइनस एल्फा इजकल टू z/-2, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगी L1, क्या आ गई भैया, L1, इसी तरीके से L2 को करोगे, इसी तरीके से L2 को, तो x माइनस एल्फा इधर आएगा पहले, x माइनस एल्फा अपोन में 0 रहेगा, क्योंकि इधर 0 रहेगा तो वो रेशियो बताता है, 0 नीचे आ जाएगा, ठीक है, इजकल टू y अपोन में -1 इजकल टू z अपोन में 2 माइनस एल्फा, ठीक है भैया, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब आपको क्या करना है कि जो इनके फिक्स पॉइंट है लाइन के,
फिक्स पॉइंट कोप्लेनर है, तो आपको हमेशा क्या करना है, कोप्लेनर का केस दे दिया ना, तो इसका मतलब मेरे पास फिक्स पॉइंट का और डायरेक्शन रेशियो इन सब को जीरो के बराबर रखोगे। ठीक है, एक तरीके से जो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन है, कहने का मतलब कुछ ना कुछ देखो यार, यहाँ पे स्किलर ट्रिपल प्रोडक्ट का यूज हो रहा है, तो आपके पास, लेकिन फिर भी मैं आपको सीधा बता दूं वो कैसे करना है। बाई चांस आपको ना आए, कोई बड़ी बात नहीं है स्किलर, तो आपके पास जो वैल्यू है वो जीरो के बराबर होगी। जब को प्लेनर का केस है, तो कोई भी दो लाइन एक प्लेन में है, तो वो हमेशा किसके बराबर है, जीरो के बराबर। कैसे, देखो इसकी वैल्यू दे रखी है वाई में, क्या मैं वाई माइनस जीरो दिखा सकता हूँ, इसी तरीके से जेड माइनस जीरो इसमें दिखा सकता हूँ, इसमें फिक्स पॉइंट जीरो दिखा सकता हूँ, इसमें भी जीरो है। तो आपको क्या करना है, डिटर्मिनेट के अंदर हमेशा रखोगे इनको, इनके पास मेरे पास जो फिक्स पॉइंट माइनस में फिक्स पॉइंट, कहने का मतलब 5 माइनस एल्फा, जीरो माइनस जीरो, तो जीरो रहेगा, और इसका फिक्स पॉइंट माइनस फिक्स पॉइंट जीरो। अब दोनों लाइन का डायरेक्शन रेशियो, पहली लाइन का डायरेक्शन रेशियो जीरो, 3 माइनस एल्फा, इसका डायरेक्शन रेशियो दूसरी लाइन का जीरो, -1, और 2 माइनस एल्फा। हर किसके बराबर रखोगे, ये जीरो के बराबर रखोगे हमेशा। जब को प्लेनर का केस है, दो लाइन, हमेशा ऐसे करना है, डायरेक्शन रेशियो माइनस डायरेक्ट सॉरी फिक्स पॉइंट माइनस फिक्स पॉइंट, इसका फिक्स पॉइंट माइनस फिक्स पॉइंट माइनस फिक्स पॉइंट, और दोनों का डायरेक्शन रेशियो दूसरे रो में लिख दोगे। ठीक है, तो ये तो मेरे पास था डायरेक्शन रेशियो ऑफ फिक्स पॉइंट का, सिंपल सी बात है। ये वाला था डायरेक्शन रेशियो ऑफ L1 का, और ये मेरे पास था L1 एंड L2 दोनों एक साथ लिख दो, डायरेक्शन रेशियो ऑफ L1 एंड L2। ठीक है, जो यूज हुआ था, सिंपल सी बात है। अब डिटर्मिनेट सभी बच्चों को सोल्व करना आता है, कोई मुश्किल चीजें है नहीं भैया, सोल्व कर दो फटाफट। सोल्व करेंगे आपके पास तो कितना मिलेगा देख लीजिए, मेरे ख्याल से लगभग बच्चों ने तो कर दिया होगा। ठीक है, तो आपके पास जब इसको सोल्व करोगे, तो देखो भैया R1 से ओपन कर देते हैं, 5 माइनस एल्फा बाहर रखा, इसका इसके साथ 3 माइनस एल्फा, 2 माइनस एल्फा, माइनस बीच में लगाते हैं, इसका इसके साथ माइनस का, देखो -2 -1, माइनस +2 हो जाएगा, लेकिन माइनस बीच में लगता है, तो ये मेरे पास हो जाएगा। अब देखो आगे वाला जो है ये हो जाएगा, ये जीरो जीरो है तो दिखाने की जरूरत नहीं है, जीरो प्लस जीरो ऐसे ऐसे दिखा दो, इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास, सॉरी मेरे पास इस वाले का था, इस वाले पे मैंने ब्रैकेट लगा दी, तो ये वाली ब्रैकेट हटा दो भैया, कोई काम के नहीं, -0 प्लस जीरो इक्वल टू कितना हो जाएगा भैया, जीरो। ठीक है, ये हो जाएगा। अगर ये हो गया तो मेरे पास एक बात बताओ, या तो मेरे पास ये वाली पूरी ब्रैकेट जीरो के बराबर हो गई, ये वाली जीरो के बराबर हो गई, या फिर ये वाली पूरी ब्रैकेट जीरो के बराबर है, तो बी किसके बराबर है, जीरो के बराबर पॉसिबल है, क्योंकि ये तो जीरो जीरो है। तो मैं क्या करूंगा, 5 माइनस एल्फा जीरो के बराबर रख रखा, हो जाएगा 5 माइनस एल्फा जीरो के बराबर, तो एल्फा जो है वो 5 के बराबर आ जाएगा। दूसरा केस, ये पूरा जीरो के बराबर, 3 माइनस एल्फा, एक बात बताओ इसको सुधार के लिखूं, एल्फा -3 तो -12 आ गया, इसको भी अल्फा -2 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और माइनस का 2 इक्वल टू कितना चला जाएगा, जीरो के बराबर। अब इसको सोल्व करो, देखो एल्फा स्क्वायर माइनस का 5 एल्फा प्लस का 6 -2 इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो मेरे पास एल्फा स्क्वायर -5 एल्फा प्लस का 4 इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से मेरे पास एल्फा की वैल्यू कितनी आ गई भैया, 1, और कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, 1 और कितना आ जाएगा मेरे पास, 4 हो जाएगा। बता कि 20 सम करेंगे तो माइनस, सॉरी यहाँ पे लगते हैं अल्फा प्लस बीटा, तो सम 5 हो जाएगा, प्रोडक्ट करेंगे तो प्लस का, बात आ गई सब। तो ये मेरे पास आ गया, तो अल्फा की वैल्यू कौन सी आ गई, यहाँ से 1 आ गई, 4 आ गई, और 5 आ गई। और मेरे से पूछा क्या था, 2 लाइन्स, तो अल्फा ही पूछा था, तो मेरे पास ये आंसर हो गया। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है भैया, अच्छा खासा क्वेश्चन है। देख लीजिएगा, एक एक स्टेप को बड़े प्यार से देखना है,
कोई जल्दबाजी किसी प्रकार की नहीं करनी। ठीक है, ये हो जाएगा। अब ये होने के बाद मेरे पास यहाँ पे अब फाइनल बचता है लास्ट चीज, कुछ ज्यादा चीज नहीं है। इस पे क्वेश्चन भी बिल्कुल ए कर लिया तो पूरा हो गया। कैसे? इमेज ऑफ पॉइंट की बात आती है। पॉइंट निकालने के लिए या लाइन की इमेज निकालने के लिए हमेशा इसका यूज होता है। फॉर इमेज, इमेज के लिए पॉइंट की जब इमेज निकाली जाती है तो एक्स माइनस में एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी, जेड माइनस जेड वन अपॉन सी है। तो इसका यूज होगा माइनस का 2 टाइम ए एक्स वन बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अंडर रूट नहीं लगता, इस बात पे ध्यान देना। यहाँ पे इमेज ऑफ पॉइंट है ये, हमेशा प्लेन के अंदर इमेज ऑफ पॉइंट निकालने के लिए यूज होता है। कि किसी भी कोई भी जैसे प्लेन की इक्वेशन देगा और कोई पॉइंट दे दिया, उसकी इमेज निकालनी हो, मतलब जो नीचे बढ़ जाएगी इमेज। ठीक है, तो देखो प्लेन का यूज हो रहा है थोड़ा बहुत, इस चीज में बेसिक इक्वेशन का पता होना चाहिए। तो आपके पास देखो दूसरी चीज, और फुट ऑफ परपेंडिकुलर के लिए कहने का मतलब फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो आपके पास चलो मान लो ये प्लेन है, तो प्लेन में जो यहाँ पे टच कर रहा है तो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर होता है। जहाँ पे इस लाइन का, तो मैंने ये डाला, और यहाँ पे जो टच करेगा इस पे प्लेन पर, तो वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर के लिए क्या करोगे, सिर्फ एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई अपॉन बी, जेड माइनस जेड वन अपॉन सी बराबर होगा, सिर्फ टू था यहाँ पे, टू को हटा दो, माइनस का ए एक्स वन बी वाई वन सी जेड वन प्लस डी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सिर्फ इतना सा काम कर। ठीक है, तो आपके पास इमेज वो पॉइंट और आपके पास फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ जाएगा। अब आपके पास देखो इसका क्वेश्चन है इमेज ऑफ लाइन, लाइन की इमेज निकालनी है। तो मेरे पास देखो लाइन की इमेज के लिए क्या है कि पॉइंट की इमेज के लिए ये यूज होता है। पॉइंट की इमेज आ गई, तो देखो भैया जो मेरे पास प्लेन के अंदर जो पॉइंट होगा उसकी इमेज आ जाएगी, और लाइन जो है वो आपस में पैरेलल होगी। कैसे? देखो मेरे को बोला है कि इमेज ऑफ लाइन है, इमेज ऑफ लाइन बताना है, तो कहने का मतलब ये मेरे पास कोई भी जैसे प्लेन दे दिया, ऐसे कोई प्लेन है। ठीक है, ये मेरे पास कोई प्लेन है। ठीक है, अब इस केस में या थोड़ा सा ऐसे बना लो, इस तरीके से दिखा दो, थोड़ा टेढ़ा दिखा दो, ताकि आपके पास जो है ये मान लो ये कोई लाइन बैठी है। ठीक है, ये लाइन है, इस लाइन की इमेज निकालनी है, तो कहने का मतलब ये जाएगा ऐसे। ठीक है, और मेरे पास जो लाइन है वो ये इमेज आएगी। तो ये लाइन जो है वो ये आपस में क्या एक दूसरे के पैरेलल, तो ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट आ गया। ठीक है, तो मेरे पास ये दोनों लाइन क्या होगी आपस में पैरेलल। यहाँ पर जो ये पड़ेगा ना, यहाँ पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर आएगा, यहाँ पे प्लेन पे जो पॉइंट होगा। ठीक है, तो ये आर पार दिखाने के मतलब ऐसे जो नहीं, आपको ऐसे दिखाना है कि इस तरीके से ये यहाँ से क्रॉस होता हुआ जाएगा। थोड़ी डॉटेड लाइन दिखा दो, यहाँ पे टकरा गए ये, और यहाँ से सीधा क्रॉस होके आगे निकल गया ऐसे ऐसे। ठीक है, ये पॉइंट आ जाएगा। तो मेरे पास देखो इमेज ऑफ लाइन के लिए डायरेक्शन रेशियो इस लाइन का जो है वो 3, 1 और -5 है, और इसकी इमेज इधर बनेगी ऐसे। अगर ये इमेज बनेगी तो आपको क्या करना है, इसका जो फिक्स पॉइंट होता है वो 1, 3 और 4 है। इसका फिक्स पॉइंट है 1, 3 और 4। ठीक है, तो इस पॉइंट की इमेज यहाँ पे मिलेगी, जो कि मेरे पास इमेज निकालने के लिए इनका यूज होगा। इमेज पॉइंट की इमेज निकालने के लिए, फुट परपेंडिकुलर निकालने के लिए ये यूज होता। तो मेरे पास जो यूज होगा इस पॉइंट की इमेज आएगी उस फॉर्मूले से यहाँ पे। तो इमेज ऑफ किसका, 1, 3 और 4। ठीक है, ये होगा, तो मेरे पास लाइन भी आ जाएगी। ये आपके पास लाइन है, तो ये आपके पास इमेज ऑफ लाइन है, इमेज ऑफ लाइन है भैया, सीधी सी बात है। तो क्या कैसे करना है, देखो आपको सीधा सा फंडा है, उसके अंदर अगर देखोगे तो आपके पास x माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई अपॉन बी, जेड माइनस जेड वन अपॉन सी,
ए बी सी जो है वो आपके पास देखो प्लेन के अंदर जो डायरेक्शन रेशियो ए बी सी वो बैठा है। कहने का मतलब ए बी सी आपके पास इससे आएगा ए बी सी। यहाँ पे बैठा है टू, क्या बैठा है भैया टू। यहाँ पे बैठा है माइनस का वन और यहाँ पर बैठा है वन। ये ए बी सी होगा हमेशा। एक्स वन वाई वन जेड वन ये है। ये आपके पास जो है ये एक्स वन वाई वन और जेड वन का केस है। बात आ गई समझ? ये एक्स वन वाई वन जेड वन है। तो रख दो भैया उस फॉर्मूले में, पूरा का पूरा तांडव कर दो। एक्स माइनस में एक्स वन कितना है देखिएगा, ये यहाँ वाई वन ही है भैया। ठीक है, सेम के सेम, ऊपर वाला तो सेम लेना है। जेड माइनस में सॉरी वाई माइनस में थ्री इजकल टू जेड माइनस में फोर। और डायरेक्शन रेशियो एबीसी का इनका यूज करना, इस बात पे ध्यान देना, सिर्फ ये रिप्लेस होंगे। ठीक है, थ्री वन माइनस फाइव का यूज नहीं करना, ये इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो है। ठीक है, नीचे ए बी सी बिठाना है हमेशा। देखिएगा भैया प्लेन के अंदर जो इक्वेशन है प्लेन की ए बी सी ये होती है। ठीक है, अब आपके पास इजकल टू माइनस का टू टाइम ए एक्स वन। ए तो आपके पास टू है, एक्स की जगह एक्स वन जो कि कितना है वन, माइनस में वाई, वाई की जगह कितना बिठाओगे भैया, यहाँ पे मेरे पास वाई वन बैठेगा तो कितना हो जाएगा थ्री। ठीक है, और मेरे पास कितना है प्लस जेड, जेड की कितना है फोर और प्लस का कितना हो जाएगा थ्री। और अपोन में कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, कहने का मतलब फोर, बी स्क्वायर वन माइनस वन का स्क्वायर और वन। अब एक चीज देखो, यहाँ पे अगर देखूं मैं तो आपके पास ये माइनस थ्री प्लस थ्री कटा, तो ये आ जाएगा माइनस का टू, टू और फोर सिक्स अपोन में सिक्स। ठीक है, ये कटेगा, फाइनली बचा मेरे पास माइनस का टू। और ये किसके बराबर आएगा मेरे पास यहाँ पे एक्स माइनस वन डिवाइड बाई टू, वाई माइनस थ्री डिवाइड बाई माइनस वन और जेड माइनस फोर डिवाइड बाई वन। बता कि इसके बराबर है। अब आपको क्या करना है, इस वाली वैल्यू को इसको बराबर रख दो। अगर इसके बराबर रखा तो एक्स माइनस टू अपॉन टू इजकल टू माइनस टू के गया। ठीक है, सिमिलरली ये वाली वैल्यू रखेंगे तो मेरे पास ये हो जाएगा कितना एक्स माइनस टू इजकल टू माइनस का फोर। तो यहाँ से मेरे पास एक्स कितना आ जाएगा, टू इधर गया तो माइनस का। ठीक है, सिमिलरली सॉरी एक्स माइनस वन था भी, सॉरी सॉरी वन था भी यहाँ पे, यहाँ पर वन था तो यहाँ पर भी कितना होगा वन। ठीक है, और वन इधर जाएगा तो माइनस का थ्री। सिमिलरली वाई माइनस में थ्री और माइनस वन इसके साथ भेज दो तो प्लस का टू हो जाएगा, टू टाइम खराब करें, थ्री इधर भेजा तो वाई इक्वल टू कितना हो गया फाइव। ठीक है भैया, अगर ये हो जाएगा, अब मेरे पास जेड माइनस फोर, वन को भी इधर भेज दो माइनस टू ही रहेगा तो जेड इजकल टू माइनस फोर प्लस का टू हो जाएगा। ये आ गया, ये मेरे पास जो है इमेज आ गई। ये क्या आ गई इमेज ऑफ इसकी 135 की। तो ये बात लिख लो आगे, एक स्लाइड और बना देते हैं। इमेज ऑफ 13, मेरे पास कितना था, कितना था भैया फोर था, 134 का इमेज और इक्वल किसके आ गया माइनस थ्री फाइव और टू के, माइनस थ्री फाइव और टू के। अब मेरे को इमेज ऑफ लाइन निकालना है, क्या निकालना है इमेज ऑफ लाइन, मेरे से ये पूछा है। तो पॉइंट भी सीख गए हम निकाल लें, अब लाइन आ जाएगी भैया। इमेज ऑफ लाइन क्या होगी, देखो एक्स माइनस में ये जो पॉइंट आ रहा है इससे लाइन जा रही है तो माइनस का थ्री प्लस का थ्री। अब डायरेक्शन रेशियो देखो कौन सा यूज होगा, जेड वाई माइनस का फाइव और जेड माइनस में टू। अब इनके नीचे डायरेक्शन रेशियो जो लगाने हैं ना वो देखो कौन से यूज होंगे। डायरेक्शन रेशियो कभी भी जो ये वाले यूज नहीं करने अब, ठीक है ना, आपको जो यूज करने हैं ये जो लाइन है इसकी इमेज बना रहे हो तो कहने का मतलब ये दोनों लाइन आपस में क्या है, आपस में क्या है पैरेलल है। पैरेलल है तो इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो सेम होगा।
तो कहने का मतलब इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या है? 3, 1 और माइनस का 5। 3, 1 और माइनस का 5। तो ये इमेज ऑफ है लाइन। तो यहां से देखो दोनों चीज सीख गए आप। इमेज निकालना पॉइंट की, तो पॉइंट की इमेज हो गई, और इमेज ऑफ है लाइन भी मेरे पास आ गई। अब इसी तरीके से आपको ये क्वेश्चन खुद को करना है कि आपको बोला कि रिफ्लेक्शन ऑफ इसके तरीके से। रिफ्लेक्शन मीन्स इमेज, सिर्फ पॉइंट निकालने हैं। इन इस पॉइंट का आपको रिफ्लेक्शन मीन्स इमेज ऑफ 2, -1 और 3 का। ये आपका होमवर्क है, करके कमेंट करके जरूर बताइए क्या रहेगा। ठीक है, तो आपका 3D जो है, 3D पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो सभी बच्चों के लिए देखो यार, मैंने एक एक चीज करवाई है, उस बेसिस सारे हमने क्वेश्चन किए हैं। तो आपको भी इसी तरीके से पूरा फोड़ना है, इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। फिर भी किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट करके बताएं। 1 बाय 1 सारी क्लासें हमारी वन शॉट की आती रहेगी। तो ये पीडीएफ जो है आप अपनी एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हो, दोनों चीज से पूरी क्लास की पीडीएफ। ठीक है, जो कि लिंक आपको मिल जाएगा या ऐप से डाउनलोड कर। ठीक है, दोनों से आप पूरी की पूरी क्लास पीडीएफ आपको मिलेगी। आई होप जो भी चीजें मैंने कराई है आपको बहुत अच्छे से आई होगी। 1 बाय 1 चीजें मैंने कराई है, कोई जल्दबाजी नहीं की, कोई छुटाने की कोशिश नहीं की। एक एक चीज से मैंने गो थ्रू कराया। मान लो कोई भी रिलेशन अगर प्लेन के साथ थोड़ा बहुत लाइन का बन रहा है, उसका भी यूज मैंने करवाया है। क्योंकि छुटाने के देखो यार 10-15 मिनट के लिए चीजें छुटाना गलत हो जाएगा आपके लिए, आगे जाके आपको दुखी कर सकता है। क्योंकि बोलेगा भैया हमने तो सिर्फ लाइन का यूज किया है। हम तो पूछ सकते हैं लाइन की चीज है, थोड़ा बहुत उसके अंदर प्लेन का भी यूज हो रहा है, तो बेसिक प्लेन का जरूर पता होना चाहिए इक्वेशन का बेस। जैसे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इजकल टू डी, प्लेन की इक्वेशन है, तो इसका आपको पता होना चाहिए अच्छे से, ये प्लेन की इक्वेशन होती है। जैसे इन इमेज ऑफ लाइन में यूज हो गया। ठीक है, तो आपको इसी तरीके से सारी क्लासें मिलेगी। तो पूरा सपोर्ट मेरी तरफ से, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आपको पूरा का पूरा कंटेंट अपने प्लेटफॉर्म पे वन शॉट में सारी चीज़ें आपको मिलेगी न्यू सिलेबस के हिसाब से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इतने तक पढ़ते रहे और मज़े करते रहे।